अच्छा गाइज, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। अच्छा, चैप्टर 4 का मैंने वीडियो शेयर किया था, किसी ने देखा वो वीडियो? गाइज, स्मिता, ऋतु, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जो वीडियो मैंने शेयर किया था, चेक किया था किसी ने? यानी कल तक का हमारा जो डिस्कशन हुआ उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? सर कल वाला समझा दीजिए फिर से। कल का समझा दीजिए सर। कल हम लोगों ने पूरा चैप्टर खत्म किया था। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आ रहा है ना, कल वाला जो है, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो है दैट इज स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने अभी तक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कोर्स हम लोग धीरे धीरे पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फॉर द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑफ एनी कस्टमर, ठीक है। फिर अगर उसे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके पास कितने तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देन हमने फर्दर ऑन पढ़ा कि जो मार्केट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से जैसे एक मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में हमारा जो वर्क होता है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखती है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि कितने तरह के रेगुलेटरीज हैं मार्केट में, और सेबी जो एक रेगुलेटरी है मार्केट म्यूचुअल फंड में, तो वो किस तरीके से काम करती है। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो किसी भी स्कीम को जब परचेज करता है तो उससे पहले वो कुछ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको वो पढ़ता है, जिससे उसे स्कीम के बारे में पता चलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि जिस स्कीम में वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो स्कीम में क्या पर्टिकुलर थिंग्स है, या क्या उसकी डिटेलिंग है, क्या उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन वो लेता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, जो भी स्कीम रिलेटेड डिटेल्स उसको मिलती है, दैट इज कॉल्ड स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो ये टाइटल है इसका। यानी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक स्कीम रिलेटेड आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और कहाँ से आपको कैसे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का टाइटल है। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? अनुपमा, रीना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझो कि देखो, जैसे हम किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जाते हैं, तो जब हम वहां पे मिलते हैं तो वो लोग हमें कोर्स का प्रोस्पेक्ट देते हैं, पता है ना आप लोग को गाइस। या आप कोई भी सामान परचेस करने जाते हो मार्केट में, जैसे आप कोई गुड्स लेते हो ऑटोमोबाइल में, या इलेक्ट्रॉनिक, आप टीवी लेने जाते हो, फ्रिज लेने जाते हो, तो आपको एक कैटलॉग मिलता है। उस कैटलॉग में उस पर्टिकुलर मशीन जिसको आप परचेज कर रहे हो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आते हो और स्कीम्स के बारे में पता करते हो, तो वहां पे आपको स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। तो वो हम कैसे गैदर या इकट्ठा करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे स्टार्ट होता है कि SID, ठीक है, एंड SAI टुगेदर, ठीक है, आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनी इन्वेस्टर, ठीक है। अब SID और SAI जो है ये प्राइमरी सोर्स है। अभी समझो, मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग इनकी फुल फॉर्म भी डिस्कस करेंगे कि SID क्या होता है, SAI क्या होता है। बट फिलहाल आप समझो कि जब भी हम किसी स्कीम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो SID एंड SAI इज द प्राइमरी सोर्स, यानी एक ऐसा सोर्स, ठीक है, जिससे हमें सबसे पहले उसके बारे में पता चलता है, तो वो SID और SAI है। फिर द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन सिंपल लैंग्वेज एंड इन क्लियर कंसाइज वे टू अंडरस्टैंड, यानी कस्टमर के ये डॉक्यूमेंट बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं जिससे कस्टमर को बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। SEBI does not approve or disapprove the scheme related document, it gives its observations। देखो, जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी स्कीम्स के साथ क्रिएट करती है।
तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब मार्केट में शेयर होते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट या किसी भी तरीके से मोड से, तो उसके लिए सेबी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर स्कीम अप्रूव्ड है, कोई नई स्कीम लॉन्च करनी है, वो सेबी ने अप्रूव कर दी है, तो उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिससे कस्टमर को इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो पब्लिक डोमेन पे कोई भी कंपनी शेयर करती है। बट हाँ, सेबी उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर करती है कि आपकी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, किसी को अगर याद हो, हम लोगों ने अभी क्या कहते हैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैंने आपको एक सैंपल दिखाया था स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी, वो क्या थी, याद है किसी को? अनुपमा, रितु, बोलो गाइस। हमने जो लास्ट स्लाइड चेक की थी, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अमृता, आवाज आ रही है? सर अभी तो आ रही है, लेकिन जब बता रहे थे तो नहीं आ रही थी। बेल का आवाज आने लग जाता है। तो आप लोग बीच में मेरे को टोको तो सही कि आपको आवाज नहीं आ रही है। कहाँ से नहीं समझ में आया? सर मैंने अभी ज्वाइन किया है जस्ट। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, ये जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 5, ठीक है, हम्म। ये जो चैप्टर 5 है, ठीक है, ये इसका बेसिकली मतलब जो है, देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5। चैप्टर 4 तक हमने क्या पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ठीक है, कैसे किए जाते हैं, मार्केट में कितने ऑप्शन है, और कल हमने पढ़ा था क्या क्या रेगुलेटर्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अमृता, यहाँ तक आ रही है आवाज? सर बीच में फिर वैसी ही आवाज आ रहा है। अब आ रही है आवाज? अभी तो क्लीन आ रही है, लेकिन बताते समय फिर उस तरह से होने लग हाँ, जाता तो है, बीच में अभी कट अभी जाता है। अभी समझो, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, समझ में आया? हम्म। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कितने ऑप्शंस है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, क्या रीजंस हैं उसके। थर्ड चैप्टर में हमने हाँ। क्या पढ़ा कि क्या क्या रेगुलेटरीज हैं, जैसे हमने बेसिकली स्ट्रक्चर किसका पढ़ा था, म्यूचुअल फंड कंपनी का, कि स्पॉन्सर होते हाँ। हैं, ट्रस्टीज होते हैं, एएमसीज होती हैं, फंड मैनेजर होते हैं, यस सर। रजिस्ट्रार होते हैं, ट्रांसफर एजेंसी होती है, कस्टोडियन होते हैं। कल हमने पढ़े थे रेगुलेटर्स, हम्म। कि रेगुलेटर्स यानी ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या रूल्स बने हुए हैं। आज हमें ये पढ़ना है कि जब कोई भी कस्टमर अब किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, हम्म। तो हम्म। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज परचेज करोगे तो आप उससे रिलेटेड कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो गैदर करोगे ना। तो जब आप म्यूचुअल हाँ। फंड परचेज करते हो, उससे पहले जब आप उसके बारे में बोलते हो कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जो हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो आपको डॉक्यूमेंट शेयर करता है, उसको हम बोलते हैं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यस। वो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में से जो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसको हम बोलते हैं स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। समझ में आया? यस सर। अब जब हम स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, अगर हमें स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो एसआईडी और एसएआई दिखाई दे रहा है, यस। ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं एसआईडी, एक डॉक्यूमेंट को बोलते हैं एसएआई। ये दो डॉक्यूमेंट मेन सोर्स है जिससे हमें किसी भी स्कीम के बारे में पता चलता है। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि किसी भी स्कीम के बारे में पता करना है तो उसके लिए क्या मेन सोर्सेज हैं, तो आप बोलोगे एसआईडी और एसएआई, ये दो डॉक्यूमेंट है। समझ में आया? समझ में आया गाइस? यस सर। ठीक है। हम्म। अब उसके बाद इसमें सेबी जो है, देखो जैसे हमने बताया था कि कोई भी स्कीम जब लॉन्च होती है तो स्पॉन्सर जो है सेबी के पास जाके अप्रूवल मांगता है। तो ये जो केस है, ठीक है, इस तरह के जो केसेस होते हैं,
ठीक है। जहां पे हम SID और SAI की बात करें तो SAI और SID ये दो डॉक्यूमेंट मार्केट में लॉन्च करने के लिए या बनाने के लिए सेबी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे समझो, आप एक चीज समझो, सबसे जब जैसे मान लो कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, मान लो कोई भी नई तरह की कार मार्केट में आने वाली है, तो उससे पहले कार मैन्युफैक्चर कंपनी कार बनाती है। जब कार बन जाती है उसके बाद उसकी लॉन्चिंग से पहले उसकी मार्केटिंग होती है ना। या आप ऐसा समझो कि जैसे कोई मूवी है, तो जब मूवी बनती है उसके बाद उसकी पब्लिसिटी की जाती है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही आप एक चीज समझो कि अगर मान लो आपको कोई नई मूवी मार्केट में आई और आपको पता करना है मूवी कैसी है, देखने जाने वाले हो आप थिएटर पे, बट आप उससे पहले किसी से रिव्यू मांगना चाहते हो कि यार वो मूवी कैसी है, तो आप कैसे पता करोगे? ट्रेलर दिखाता है ना। टीजर देख लोगे उसका सबसे पहले, तो टीजर में अधिकतर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ठीक है, खास बात क्या है इसकी मूवी की। टीजर में ये सब होता है ना। ऐसी जब म्यूचुअल फंड स्कीम मार्केट में लॉन्च होती है उससे पहले उसका एक टीजर टाइप का निकाला जाता है जिससे कस्टमर को एक इंफॉर्मेशन मिल सके स्कीम के बारे में। तो उसे जो कस्टमर हैं अगर उनको ये जानना है स्कीम के बारे में कि भाई स्कीम में क्या क्या है, तो वो SID और SAI ये दो डॉक्यूमेंट की स्टडी कर सकते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है। और हमेशा ध्यान रखना, हर म्यूचुअल फंड कंपनी की जो भी स्कीम होगी ना, उसके SAI और SID और SAI हमेशा सेबी की वेबसाइट पे अपलोड मिलेंगे आपको। मान लो किसी कंपनी है, कोई कंपनी है, ICICI डीमेट ने अपने कुछ भी स्टॉक मार्केट में, सॉरी, म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च करी, ठीक है। अब जब उन्होंने मार्केट में उस स्कीम को लॉन्च करा तो उससे पहले उन्हें, बेटा किसके वॉइस आ रही है बैकग्राउंड में, तो जब उन्होंने स्कीम लॉन्च करा मार्केट में तो उससे पहले उन्हें अप्रूवल लेना पड़ता है स्पॉन्सर को, ठीक है, किससे? सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो कि उसने सेबी से अप्रूवल ले लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो SAI और SID है ये सबमिट हो जाती है सेबी के पास, और सेबी इसे अपने पब्लिक डोमेन यानी अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देती है। तो कस्टमर कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से भी ये डॉक्यूमेंट देख सकता है और सेम डॉक्यूमेंट वो सेबी की वेबसाइट से भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद द फाइनल डॉक्यूमेंट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग सेबी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, हैव टू बी होस्टेड ऑन एम्फी वेबसाइट। इसके बाद क्या होता है कि समझो, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी स्पॉन्सर जब कोई स्कीम लॉन्च करेगा तो वो सेबी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। सेबी अगर अप्रूवल देती है और स्कीम क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद वो उसके SID और SAI को सबमिट कर देता है सेबी को, और सेबी के पास जब वो चीज सबमिट होती है सेबी उसका रिव्यू कर लेती है, उसे ओके कर देती है, तो अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देती है। और वो जैसे वेबसाइट में अपलोड हो जाता है उसके विद इन 2 डेज, ठीक है, ये देखो एम्फी के पास आता है और एम्फी अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देता है। एम्फी क्या बताया था मैंने? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन, क्या बताया था कल? क्या बताया था गाइस? म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। हाँ, बहुत जल्दी आए थे, कहाँ रह गए थे? चलो, अब उसके बाद दीज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑन म्यूचुअल फंड वेबसाइट फॉर डाउनलोड फॉर ऑल रनिंग स्कीम। तो यानी आप समझो कि जब भी कोई स्कीम लॉन्च होगी, ठीक है, तो स्कीम लॉन्च होने के बाद वो सबसे पहले अपलोड होगी सेबी की वेबसाइट पे, उसके डॉक्यूमेंट जो यानी SID और SAI जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो सेबी की वेबसाइट पे होंगे। साथ साथ में सेबी जैसी वो वेबसाइट में अपने अपलोड कर देती है, सब ऑब्जर्वेशन चेक करती है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट में जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अगर वो इंफॉर्मेशन सब कुछ सही तरीके से है, तो ऑनवर्ड्स वही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं फिर कहाँ? एम्फी की वेबसाइट पे। और एम्फी की वेबसाइट के साथ साथ आप जो कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी उसकी भी वेबसाइट में आप जितनी रनिंग स्कीम्स है वो चेक कर सकते हो। इसमें किसी को कोई डाउट?
नो सर। अब देखो, जो मैं आपको बोल रहा था ना, SID SID SID, ठीक है, तो SID का मतलब होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। क्या है? इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। हाँ, यानी पहला जो मैंने आपको बताया था, SID जो मैं आपको बोल रहा था, उसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो SID बेसिक मतलब क्या हो गया, ठीक है, ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी जितनी भी उसके बारे में क्या कहते हैं हाइलाइट्स होनी चाहिए वो, ठीक है। थर्ड इंट्रोडक्शन में उसकी यानी रिस्क फैक्टर, हमने कल देखा था ना एक चार्ट, हमने कल आपको दिखाया था ना एक म्यूचुअल फंड स्कीम का जिसका वेबसाइट पे प्रमोशन हो रहा था, तो उसमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन थी ना कि उसमें रिस्क क्या है, उसका बेंचमार्क क्या है, ठीक है, कब से स्टार्ट हुई है, क्या रिटर्न दे रही है, रिस्क कैसा रहता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। देखो, स्पेशल कंसिडरेशन, डेफिनेशन, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, यानी उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन है। फिर सेकंड क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन में तो ये सारी चीजें आती हैं। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ स्कीम में वो क्या क्या दे देते हैं, नेम एंड टाइप ऑफ स्कीम जो हमने कल पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, पॉलिसीज क्या है इसकी, एसेट एलोकेशन कहाँ है इसका, है ना, यानी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट क्या है, बेंचमार्क क्या है, फंड मैनेजर क्या है, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, और पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। अब मुझे कोई ये बताओ, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, अब ये बताओ नेम एंड टाइप ऑफ स्कीम से क्या समझते हो? टाइप ऑफ यानी स्कीम का नाम क्या है और स्कीम किस टाइप की है? हाँ, स्कीम का नाम क्या है? सेकंड, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट है ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करना, किसी किसी इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट गेन करना, किसी का रिस्क पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करना, किसी का नहीं करना, किसी की पॉलिसीज। अब जैसे पॉलिसीज का मतलब क्या हो गया कि इसमें जब स्कीम क्रिएट होती है तो उसी दौरान पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं। तो पॉलिसी कैसी होती है कि अगर मार्केट की सिचुएशन ऐसी होगी तो हम अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो चेंज करके ऐसा कर देंगे, अगर मार्केट की स्ट्रेटेजी ऐसी चलेगी या मार्केट इस तरीके से मूव करेगा तो हम इस तरीके से करेंगे, यानी अपने दिशा निर्देश बनाना। तो ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव मतलब उसका उद्देश्य क्या है, वो स्कीम को बनाने का क्या उद्देश्य है, समझ में आ रही है बात। और पॉलिसीज का मतलब कि नीति निर्देश बोलते हैं ना हम लोग, जैसे किसके क्या नीति निर्देश हैं। एक सेकंड गाइस, हेलो, यस, कहां से? हिमांशु, मेरा ना अभी क्लास चल रहा है बच्चों का, तो मेरे को ना आप 4:30 बजे के आसपास कॉल कर लो ना, ठीक ठीक है। फिर एसेट एलोकेशन पैटर्न, एसेट एलोकेशन पैटर्न का मतलब क्या होता है, आपको याद है हम लोग बना रहे थे कि हमने कोई स्कीम क्रिएट करी, उसमें हमने ऑटो सेक्टर में 25% डाल दिया, ठीक है, किसी और सेक्टर में हमने 30% इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये जो हम एसेट एलोकेशन कर रहे थे ना, डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, इसी को बोलते हैं एसेट एलोकेशन पैटर्न। तो हर स्कीम का एसेट एलोकेशन पैटर्न कैसा है, यानी डेप्थ मार्केट में कितना है, किस सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब। फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कि टोटल इसमें जैसे हम देख रहे थे ना कि कॉर्पस वैल्यू कितनी इकट्ठी होने वाली है, ये पोर्टफोलियो कितना बड़ा बनेगा, समझ में आ रही है बात। उसके बाद स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी इसकी, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या समझते हो, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या समझते हो? प्लान। प्लान और स्ट्रेटेजी में फर्क होता है यार, सोचो। प्लान क्या होता है, आपने पिकनिक जाना है, आप पिकनिक जाते हो ना तो आप प्लान बनाते हो, हाँ तो प्लान बनाते हो, हाँ। स्ट्रेटेजी नहीं बनाते पिकनिक में जाने की।
स्ट्रेटजी सर क्लियर नहीं हो पा रहा है। पता सबको स्ट्रेटेजी क्या है? ये सर लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब एग्जैक्ट जैसे हम जो लोग बच्चों उसका। से बोलते हैं ना कि अब बताओ तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है कि तुम इस बार एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे, तो बच्चा बोलता है कि मैं सबसे पहले 10 दिन तो ये पढ़ाई करूंगा, उसके बाद 10 दिन में ये करूंगा। हाँ तो वही तो प्लानिंग तो ही तो हुआ, बट एग्जैक्ट इसका मीनिंग नहीं माइंड में है अभी। देखो प्लानिंग क्या होता है बेसिकली, कि प्लानिंग हम करते हैं कि जब हम लोग जो है ना इस चीज के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि हमारा एंड डेस्टिनेशन क्या है, मतलब हमें कहाँ पहुंचना है। जैसे हम बात करते हैं पिकनिक की, तो हम ये नहीं बात करते कि यार मैं सोच रही थी कि हम 15-20 लोग मिलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे नहीं। आप क्या बोलते हो कि यार मैं एक पिकनिक प्लान कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो जब आप प्लानिंग की बात कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो कि कहाँ पहुंचना है, उसके बारे में बात होती है। कैसे करेंगे, क्या होगा, वो बाद में देखेंगे। और जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी वो चीज है जो आपके आपके प्लान को कंप्लीट करती है। तो स्ट्रैटेजी, आप मान लो आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरे को पिकनिक जाना है, ओ प्लान बनाया कि पिकनिक जाना है। अब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो कि देखो मेरे पास तो 100 रुपए है, वहां चाहिए कम से कम 1000 रुपए, तो यानी 10 बच्चे तो मिनिमम चाहिए हमें। फिर 1000 रुपए में इतना पैसा ये ले लेगा, इतना पैसा ये ले लेगा। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि अपने टास्क को एक इवेंट के साथ बांध देना कि हम इतने बजे तक इतने टाइम तक ये करेंगे, मतलब टारगेट सेट करना अपने लिए। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि जब हम कुछ टास्क इस तरह बनाते हैं जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। कि हम अपने कुछ ऐसे टास्क बनाते हैं कि जिससे हमारा कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सके। ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी होती है जो बनाता है फंड मैनेजर, ताकि इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ठीक है? उसके बाद फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स, तो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इसके, कि देखो हर स्कीम का एक फंडामेंटल, हर तरह के स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट अलग अलग हो सकता है। कुछ का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकता है हायर प्रॉफिट्स लेना, कुछ का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, कुछ का स्ट्रेटेजी ये हो सकता है कि मार्केट में जहां पे भी मैक्सिमम प्रॉफिट लिया जा सके उस प्रॉफिट को लेना। किसी का स्ट्रैटेजी हो सकता है कि मुझे लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान के हिसाब से बनाना है। हर किसी का अलग होता है। और बेंचमार्क जैसे हमने आपको बताया था, तो बेंचमार्क कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी ने, जैसे मान लो या किसी भी कंपनी ने एक स्कीम निकाली कि टॉप 200 इंडेक्स, टॉप 200। अब इंडेक्स टॉप 200 का मतलब कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में जो टॉप 200 कंपनी रहेंगी वो कोई भी हो सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है, पर हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात? यानी हो सकता है कि टॉप, अब जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि पिछले एक हफ्ते में या 10 दिन में वर्ल्ड के जो टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन होते हैं उनकी नंबर में चेंज आया है, किसी को पता है? वर्ल्ड के टॉप सेकंड नंबर का भी रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी। नहीं सॉरी, अंबानी ग्रुप के हैं और चाइना वाले फर्स्ट नंबर पे हैं अभी। अदानी, नाम एग्जैक्ट याद नहीं। अदानी, अदानी, अदानी आज की डेट में पिछले एक हफ्ते से वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन का क्राउन पहन के बैठे हैं, अदानी। तो वो एक सबसे पहले का होगा सर, सॉरी। और ये हाल तब है when अदानी is a kind of person who has started his journey by his own। मतलब अदानी जो ग्रुप है ना, जो इसमें दो भाई है, इनके पीछे कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं था। जैसे आज रिलायंस ग्रुप को हम देख रहे हैं तो उसमें धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके दोनों बच्चों को दिया था। बट अदानी ग्रुप जो है वो स्टार्ट किया गया दो भाइयों से, और उन भाइयों के पीछे जो उनके पेरेंट्स से उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला था। इन्होंने जीरो से स्टार्ट करी और वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे पहुंच गए। तो व्हाट आई मीन टू से, अगर हम कोई ऐसा फंड बनाते हैं कि हम लोग क्या बनाते हैं फंड, कि जो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन है वो जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे हम वही इन्वेस्टमेंट करेंगे। हमने ऐसा फंड बनाया। अब उसमें ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है ना। तो हमारा मेन फोकस क्या है, टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन कौन है। अगर वो रिचेस्ट पर्सन सेम रहते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। अगर उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, कल पता चलता है अदानी नंबर 1 पे चला जाता है,
नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाता है, तो मैं भी अपना इन्वेस्टमेंट उस तरीके से चेंज कर दूंगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं बेंचमार्क। क्लियर है? फिर फंड मैनेजर कौन है सर हमारा? मस्क है, हाँ फर्स्ट पे एलॉन मस्क है। हाँ। फिर क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि सेबी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है और इसका पास्ट परफॉर्मेंस, यानी जब से स्टार्ट हुआ या मीनवाइल जो भी उसका पास्ट परफॉर्मेंस जो हुआ, वो सबका सब स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। ऑनवर्ड्स उसकी यूनिट प्राइस क्या है और ऑफर प्राइस क्या है। ठीक है, कंपनी का जो भी स्टॉक आ रहा है, स्कीम आ रही है, उसका यूनिट प्राइस कितना रखा है, ऑफर प्राइस क्या रखा है। ठीक है, अब जैसे इसमें फर्क भी हो सकता है कि यूनिट प्राइस हो सकता है कि मान लो यूनिट प्राइस है 10 रुपए या यूनिट प्राइस है 20 रुपए मान लो, और कंपनी कहती है कि हम एक ऑफर निकाल रहे हैं कि अगर एक साथ कोई हमारे 1000 यूनिट खरीदेगा तो हम उसे 10% का डिस्काउंट देंगे। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं ऑफर प्राइस। यस सर। ठीक है, या फिर सेकंड चीज हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूनिट प्राइस तो हो गया जो यूनिट का प्राइस है। सेकंड, जब हम वो स्कीम परचेज करते हैं तो उसमें एंट्री लोड लगता है, चार्जेस होते हैं, तो वो सब चार्जेस Yes, sir. लगने के बाद इसका प्राइस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं ऑफर प्राइस में डिस्काउंट ही मिले। क्लियर है? यस सर। इसीलिए आप जब किसी जगह जाते हैं तो दुकानदार आपको इतना ऐसे बताता है कि जैसे आप बाइक खरीदने जाओगे तो दुकानदार बोलेगा सर ये इतने की बाइक है पर आपको इतने की पड़ेगी, सब टैक्स वैक्स लगा के। ठीक है, फिर इसमें फीस एंड एक्सपेंसेस क्या है, यूनिट होल्डर के अधिकार क्या क्या है, इसमें राइट्स क्या क्या है, जनरल यूनिट होल्डर की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां होती है। पेनल्टीज और लिटिगेशंस क्या क्या है, यानी अगर कोई भी गलती होती है तो क्या पेनल्टी दी जा सकती है और क्या क्या कानूनन कार्रवाई की जा सकती है अगर इसके द्वारा प्रोवाइड की गई कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाए, तो वो सब मेंशन होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब आता है स्कीम सूटेबिलिटी, सबसे मेन चीज कि स्कीम की सूटेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे। सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो बता सकता है? ना। जैसे मान लो आप कोई चीज परचेज करने जाते हो, उसमें आपको 2-3 वैरायटी दिखती हैं, तो कई बार दुकानदार आपको बोलता है ना कि मैम ये चीज सूट करेगी आपको। आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आप 15 तरह के कपड़े खरीदते हो, तो 15 तरह के कपड़े आप देखते हो तो वो 15 के 15 खरीद लेते हो क्या? जो बेस्ट होता है वही। पर आपको कैसे पता चलता बेस्ट है? अगर ऐसा हो तो दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा सबसे आप ही पहनो। अपने अकॉर्डिंग आप क्या देखते हो कि मेरे जो बजट में मुझे जितने ऑप्शन है उसमें सूट क्या कर रहा है मेरे को। हाँ जी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, सूट का मतलब, सूटेबल का मतलब क्या होता है? जो मेरे अकॉर्डिंग सूट करे, जैसे कपड़ा खरीद रहे हैं तो कलर मेरे पे सूट करना चाहिए, प्लस है कि सूटेबल मतलब फिटिंग सही बेसिकली आना हुआ कि चाहिए। कोई भी एसेट जो मेरी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। हाँ। सीधी सी बात है, अगर मैं लड़का भी कहता है ना, लड़की से पूछते कैसा लड़का चाहिए, कि भाई वो ईमानदार भी होना चाहिए, ठीक है, वो फन लविंग भी होना चाहिए, अमीर भी होना चाहिए, नौकरी वाला भी होना चाहिए, उस पर कार भी होनी चाहिए, उसके माँ बाप भी अलग रहते हो, वो न्यूक्लियर रहता हो, उसके बाद फ्लैट हो। अब सारी चीजें तो नहीं मिलती ना एक ही लड़के पे, सारी चीजें तो नहीं मिल सकती ना, कुछ तो कमी होगी हर लड़कों में। तो फिर क्या देखा जाता है, सूटेबल कौन है, कि कौन मैक्सिमम क्वालिटीज कौन क्वालिफाई कर रहा है। हाँ भाई इसकी कुंडली भी मिल रही है, इस पे सरकारी नौकरी भी है और ये जॉब भी करता है, इसके पास फ्लैट भी है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम क्या करते हैं कि सूटेबल चीजों को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले उसके क्राइटेरिया तय करते हैं और फिर ये देखते हैं, यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं वो समझते हैं, और जो हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को पूरी कर दे। क्योंकि देखो आदमी हमेशा लालची होता है, 100% कोई आदमी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। आप कितना भी अच्छा कपड़ा खरीद के लिया हो, एक बार आप उसको पहन लोगे उसके बाद आपकी उससे जो एक्साइटमेंट होती है वो खत्म हो जाती है ना। जब आप पहली बार कोई ड्रेस पहन लेते हो उसके बाद क्या वो एक्साइटमेंट आती है दोबारा जब दूसरी बार पहनोगे? नो सर, नो सर। है ना? एक बार आपने कोई मोबाइल खरीद लिया 2 दिन के बाद वही मोबाइल वही और पुराना मोबाइल भी वही,
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को जो पूरी कर रहा है वो हमारे लिए मोस्ट सुटेबल है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि किसी भी कस्टमर को, जैसे हम कोई भी फंड अगर हम किसी कस्टमर को प्रपोज कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट सुटेबल फंड कौन सा है, तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे हम आप बैठे हो गए बाइक पे, आप देखते हो ना कि बाइक पे, एक्टिवा पे आगे एक डंडी होती है जो आपको स्पीड बताती रहती है, क्या बोलते हैं उसको? भाई बाइक नहीं है आप में से किसी के पास, एक्टिवा नहीं है? अरे आप में से किसी के पास बाइक वाइक नहीं है क्या? मेरे पास नहीं है सर। अरे तो एक्टिवा कुछ तो देखा होगा, तो जिंदगी में किसी वाहन पे तो बैठे होगे। हाँ, लेकिन उसका नाम क्या है वो नहीं पता है ना। तो तुम बैठने क्या के तो मतलब, सारे गाड़ी पे बुलेट पे स्पीडोमीटर है क्या? अब एक चीज बताओ कि जो चीज तुम्हारा, ठीक है सिंपल सा समझो ना, कि जो चीज तुम्हारा वेट बताए उस मशीन को क्या बोलते हैं? वेट मशीन। वेटिंग मशीन। हाँ ऑटोमीटर। तो जो स्पीड बताए उसे स्पीडोमीटर बोलेंगे ना। हाँ। तो वो यस होता है सर। जैसे माइंडिंग है ना। स्पीडोमीटर, वैसे ही होता है रिस्कोमीटर जो यहाँ पे दिखाया हमने। तो रिस्कोमीटर अच्छा। का काम क्या होता है, ये बताना कि किसी भी स्कीम में कितना रिस्क है, वो हाँ स्पीडोमीटर यस या सर। वो रिस्कोमीटर बताता है। तो उस हिसाब से रिस्कोमीटर में कैसे हम नापेंगे किसी स्कीम का रिस्क, कि कोई लो रिस्क की है कि मॉडरेट लो है कि मॉडरेट है या मॉडरेटली हाई है या बिल्कुल हाई है, ठीक है। और ये दो पैरामीटर है, एक लो रिस्क एक हाई रिस्क, ठीक है। अब लो रिस्क में जो होता है उसका प्रिंसिपल क्या, उसका डेफिनेशन क्या हो गया कि जिसका नाम ही लो रिस्क है, जब लो रिस्क लेवल है, ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है ना कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होगा उसका, कि लो रिस्क रहे। तो ओवरनाइट फंड और लिक्विड फंड आते हैं इसमें। मैंने कौन से फंड बताए थे, ओवरनाइट और लिक्विड फंड, जो एक दिन दो दिन के लिए मैंने बताया था ना, हाई वॉल्यूम फंड्स होते हैं जो, ठीक है। ओवरनाइट लैंडिंग यानी रात रात के लिए लैंडिंग करी, सुबह वापस ले लिए। हाई वॉल्यूम फंड होते हैं लिक्विड फंड, यानी जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लोन अमाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट चलती है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ एक नाइट के लिए किए जाते हैं, यानी आज रात, एक रात के लिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो जो एक रात के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा वो, ठीक है, वो हमेशा लो रिस्क की तरफ ही जाएगा, क्योंकि एक रात के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप मान लो कि आप एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने इन्वेस्ट किया, पहले महीने आपको लॉस आ भी गया, तो दूसरे महीने प्रॉफिट होगा तो रिकवर हो जाता है लॉस, बट यहाँ तो एक रात के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा है रिस्क लेवल जो है मॉडरेटली लो, यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा रिस्क कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से आते हैं, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड, यानी यहाँ पे ऐसे प्लान होते हैं कि जो फिक्स मैच्योरिटी होती है, जैसे आप बैंक में एफडी कराते हो, जाते हो ना बैंक में एफडी कराने, तो वैसे स्टॉक मार्केट में, इक्विटी मार्केट में आपके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मैच्योरिटी फिक्स होती है, कि सर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, इतने दिन बाद आप आओ, आपको हम मैच्योरिटी के साथ इतना पैसा वापस करेंगे। तो उन प्लान्स को हम जो रखते हैं वो रखते हैं मॉडरेटली लो कैटेगरी में। समझ में आया गाइस? यस सर। यस तीसरी सर। कैटेगरी होती है रिस्क लेवल की, इसे हम बोलते हैं मॉडरेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इनकम फंड, ठीक है, फिर कंजर्वेटिव या मंथली इनकम प्लान। अब ये वो प्लान होते हैं, ठीक है, जो मंथली बेस ज्यादा होते हैं, यानी आप समझो कि जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ठीक है, वो ज्यादातर मंथली बेस पे होता है, ठीक है। और ये ना तो ज्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन, ना तो बहुत ज्यादा रिटर्न लेने की होती है, ना बहुत ज्यादा रिस्क उठाने की होती है, और सेफ्टी भी देखनी, क्योंकि हमारी डेली सेविंग से जमा हो रहा है। जैसे आप हो, मान के चलो आप सैलरी लेके आते हो, ठीक है, आपने सैलरी जिस दिन ली उस दिन आपने अपने सारे खर्चे करे, खर्चे करने के बाद आपका कुछ पैसा बच गया, तो उस पैसे को आप संभाल के इस तरह रखोगे ना कि इस पूरे महीने अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो वो पैसा काम आ सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा महीना चलाना है ना आपको सैलरी से। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
यस सर। यस सर। है ना। तो ऐसे क्या होता है कि जो लोग अपनी रनिंग सेविंग में से कुछ सेविंग करते हैं यानी मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 5-6 महीने के अंदर कोई अचानक से कुछ ऐसा काम आ गया, सालाना कोई काम आते रहते हैं हमारे, या एकदम से कोई काम आ जाए तो वो पैसा मेरे काम आ सके। फिर मॉडरेटली हाई रिस्क में वो फंड होते हैं जैसे इंडेक्स फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, ठीक है, इक्विटी डिविडेंड यील्ड फंड हो गया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड हो गए। मतलब ये वो फंड होते हैं कि जो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, बहुत होती है। जैसे इंडेक्स फंड यानी स्टॉक मार्केट में जा रहा है, अब आपको पता है डेली स्टॉक मार्केट अप डाउन करता रहता है, तो यहाँ पे कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करता कि भैया 1 महीने के लिए कर दो, 2 महीने के लिए। यहाँ पे स्ट्रेटेजी बना के थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। और फिर हो जाता है हाई रिस्क फंड, तो यहाँ पे आ जाता है सेक्टर और थेमेटिक फंड। ध्यान रखना, आप पे क्वेश्चन आएगा कि सेक्टर फंड और थेमेटिक फंड कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो लिखा होगा हाई या लो, ये ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन आएंगे यहाँ। इंडेक्स फंड या इक्विटी ट्रेडेड फंड कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मॉडरेटली हाई या मॉडरेटली लो। इनकम फंड कौन सी कैटेगरी में आता है, मॉडरेट में आता है, लो में आता है या हाई में, इसलिए ध्यान रखना ये पेज का। तो सेक्टर और थेमेटिक फंड क्या होता है, सेक्टर फंड क्या हो गए, हमने किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा दिया, ठीक है। तो जैसे कई लोग पावर सेक्टर में पैसा लगा देते हैं, किसी ने ऑटो सेक्टर में पैसा लगा दिया, किसी ने रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, ठीक है। यानी ये फंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग जमीन खरीदते हैं, आप में से है कोई जिनके फादर ने घर से अलग कोई प्लॉट जमीन या खेत खरीद रखा हो, है कोई ऐसा, कोई शॉप खरीद रखी हो? गाइस यस सर। क्या पूछ रहा हूं मैं, आप में से कोई है? यस सर। है ना। तो अब मुझे बताओ कि जो लोग रियल एस्टेट में या इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, क्या वो हर 6-6 महीने में चेंज करते रहते हैं कि चलो इस महीने प्लॉट खरीद लिया, अगले महीने इसे बेच के दूसरा खरीद लेंगे या कुछ? कोई लैंड ये इस तरीके से सेक्टोरियल यानी किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी सेक्टर्स होते हैं, इक्विटी मार्केट में भी सेक्टर है। तो जब किसी को बिल्कुल हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है तो सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है, या थेमेटिक फंड में इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए इसे बिल्कुल लॉन्ग टर्म फंड में की कैटेगरी में रखा जाता है कि अगर कोई आज के डेट में एक यंग इन्वेस्टर आता है और वो बोलता है कि मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैं सीधा उसका पैसा सेक्टर या थेमेटिक फंड में रेफर करूंगा, बाकी उसको सारी चीजें समझाऊंगा, उसका डिसीजन है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है। अब दूसरा आ गया, इसी के बाद यहीं से जो हम पहले कंटिन्यू करके बैठे थे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो उसमें फर्दर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बाइंग यूनिट्स ऑफ स्कीम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो हमें कोई बाय करना है, ठीक है, तो उसमें जैसे दिखाया है कि इफ इट इज अ ओपन एंडेड स्कीम दिस देन द इन्वेस्टर कैन बाय यूनिट्स ऑफ द स्कीम ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड एंड कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट पीरियड एट द एप्लीकेबल एनएवी। अब समझो, अगर कोई स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है, कोई भी स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है, तो क्या उसमें कस्टमर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है या इन्वेस्टमेंट करने की कोई रिस्ट्रिक्शन है? बोलो। क्या सर? अगर कोई स्कीम ओपन एंडेड है, ठीक है, तो कस्टमर उसको जो परचेज करते हैं उनको परचेज करने की कोई लास्ट डेट बताई जाएगी कि सर इसको ना इसके बाद परचेज नहीं कर सकते? नहीं सर, ऐसा तो नहीं ओपन एंडेड मतलब क्या हुआ, कभी भी आओ कभी भी जाओ, है ना, आओ समझ में आ रहा है? yes, वो तो ओपन एंडेड के साथ ओपन एग्जिट है कि नहीं है वो पता करेंगे पहले। ओपन एंडेड मतलब कभी भी आओ कभी भी जाओ, समझ में आया? कभी भी आओ, है ना, yes, कभी भी परचेज करो, ठीक है, और कभी भी एग्जिट मार जाओ, यानी जब तक वो स्कीम मार्केट में चल रही है तब तक आप उसे कभी भी खरीद के कभी भी बेच सकते हो, ठीक है। बट दूसरा वो बोलता है कि अगर स्कीम क्लोज एंडेड है तो
तो आ सकते हो लेकिन जा नहीं सकते खुद से, जा सकते हो मतलब बट उसकी डेट होगी क्लोज। स्कीम क्या ले रहे हो आप? ठीक है। यस सर। उसके बाद इन केस ऑफ इंटरवल स्कीम्स, सेम हमने 3 तरह की स्कीम करी थी ना, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल। तो इंटरवल में क्या होता है? इंटरवल। हाँ, आ तो आप कभी भी सकते हो, पर एक बार में नहीं निकलोगे, पार्शियली निकलते हो धीरे धीरे करके। पार्सल निकल यानी यहाँ पे आप सकते कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, पर आपका पैसा जो विड्रॉ होता है, ठीक है, लिक्विडेट होता है, वो इंटरवल के हिसाब से होता है, पर्टिकुलर इंटरवल में। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? याद है ना, ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अप्लाइंग फॉर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने फर्दर दिखाया, SID एंड SAI। SAI का मतलब हुआ स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन। SID का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? SID का मतलब क्या बताया था गाइस अभी? स्कीम, SID कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? सुबोध, यस सर। स्कीम SID कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, बोलो। मेरा छूट गया था सर, प्राइमरी होगा। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। बस SAI मैंने का सुना था मतलब कि ट्रेजर की तरह होता है। होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, और SAI का मतलब होता है स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या समझते हो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन से? मतलब एक डॉक्यूमेंट तो है जो आपको स्कीम इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके साथ एक और डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है स्कीम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इससे आप क्या समझते हो? इस डॉक्यूमेंट में क्या होगा? उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए होंगे या ऐड किए हुए होंगे उसको बताया जाएगा। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जिन्हें फंड मैनेजर, मतलब जिन्हें कस्टमर पढ़े चाहे नहीं पढ़े, इतना फर्क नहीं पड़ता। समझो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होती है हमेशा, कि आप पढ़ो, आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं भी पता तो चलेगा। सुना है? समझ में आ रही बात? यस सर। तो यस। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। अब नहीं है वो अलग बात है, पर होने चाहिए। बट जब हम SAI की बात करते हैं तो SAI में वो डिटेल्स होती हैं जो एडिशनल होती हैं। तो आप पढ़ना चाहो, पता करना चाहो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ते तो इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिशन। जैसे यहां से इन्होंने दिखाया कि सबसे पहले कस्टमर SID और SAI के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर सबमिट करता है, ठीक है। फिर पेमेंट मोड वहां पे तय होता है कि कस्टमर चेक से पेमेंट करेगा, कैश से पेमेंट करेगा, ठीक है। और अगर वो पेमेंट करना चाहता है तो उसके पास क्या क्या फैसिलिटीज है, जैसे आज की डेट में ऑनलाइन बैंकिंग है, नेट बैंकिंग है, ठीक है वो। फिर ध्यान रखो, जब अब ये पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है कि आप ना अगर किसी भी म्यूचुअल फंड यूनिट को परचेज करने के लिए अप्लाई करोगे तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम परचेज करोगे तो सबसे पहले आप उसका SID और SAI कलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसको पूरा स्टडी करोगे, सारी इंफॉर्मेशन ले लोगे। सेकंड नंबर पे फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म लोगे और उसको सबमिट करोगे, उसमें सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे। तीसरी चीज मोड ऑफ पेमेंट, यानी आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पेमेंट कैसे करने वाले हो, ठीक है, और क्या क्या तरीके हैं पेमेंट के, उसके बारे में जानोगे। फिर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन सच एज पैन, बैंक अकाउंट डिटेल एंड KYC फॉर्म नीड टू बी सबमिट। अब आपको पता होगा, आप लोगों ने ये कोर्स में जब रजिस्ट्रेशन किया तो आप लोगों से पैन कार्ड मांगा गया था? यस सर। यस सर। आधार कार्ड, यस सर। यस सर। पासपोर्ट साइज फोटो, यस सर। मांगा गया था सर। हाँ। अब ये आपके, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं ना, यही सारे डॉक्यूमेंट कस्टमर को भी देने पड़ते हैं,
और ये डॉक्यूमेंट आपको भी देने हैं, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो किसकी वेबसाइट पे हो रहा है? एनआईएसएम की। एनआईएसएम को कौन चला रहा है? सेबी। तो सेबी ने जो केवाईसी यानी जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस रखा है कस्टमर के लिए, सेम रखा है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। यानी ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको पैन कार्ड नहीं देना, आधार कार्ड नहीं देना, आपको भी देना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद आपको जब एआरएन के लिए बोला जाएगा, यानी आपको लाइसेंस अलॉट होगा, उस दौरान आपकी बैंक डिटेल ली जाएंगी। आपसे बोला जाएगा कि या तो अपने बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज दो या फिर कैंसिल चेक दो। वो क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बैंक अकाउंट डिटेल, तो जैसे कस्टमर की बैंक अकाउंट डिटेल सेबी की वेबसाइट पे अपलोड होती है, वैसे आप लोग की बैंक अकाउंट डिटेल जो है ना, वो थ्रू एनआईएसएम आफ्टर एआरएन, यानी आफ्टर जैसे आपको लाइसेंस इश्यू होगा ना, उस लाइसेंस के बाद आपके बैंक अकाउंट डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, आधार डिटेल सारी की सारी सेबी की वेबसाइट में अपलोड हो जाएंगी। और सेबी की नजरों में आप एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर दिखने लगोगे। यानी आप कभी भी एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी काम स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने एआरएन के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? तो जैसे केवाईसी नॉर्म्स कस्टमर के लिए हैं, वैसे केवाईसी नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी रखे गए। यहां पे किसी को कोई डाउट? गाइस क्या पूछ रहा हूं मैं? नहीं सर। नहीं समझ आया? नो सर, कोई डाउट नहीं है। सर मेरी अब हमेशा ध्यान रखना, 3 तरह के सेगमेंट ऐसे आएंगे जो हमेशा आपको इंटरव्यू में भी कंफ्यूज करेंगे, क्वेश्चंस में भी कंफ्यूज करेंगे। ये होते हैं एनआरआई, माइनर्स एंड पीआईओ। अब इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक कैसे सर। बताऊं इसको? हाँ देखिए मेरी क्या? मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ बोलो। क्या बोल रहे हो अमृता? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी नहीं आ रही है। सुबोध शायद क्या उनकी पूछ कोई रहे हैं? क्वेरी है। हेलो हेलो। हाँ सुबोध क्या बोल रहे हो? तो बोल रहे थे कि अनुपमा जी का माइक अनम्यूट नहीं पर वो मैसेज किए हैं। अच्छा अच्छा कोई नहीं। अच्छा तो अब इसमें आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि एनआरआई, माइनर्स और पीआईओ, जब ये लोग इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अलग होता है सिस्टम। एनआरआई, एनआरआई कौन होता है? किसको एनआरआई नॉन बोलेंगे? इंडियन, नॉन इंडियन एनआरआई, जो मतलब बाहर से आते हैं। नॉन इंडियन नॉन क्या तो? रेजिडेंट इंडियन। यस सर। ऐसे इंडियन जो इंडिया में ना रहते हो उन्हें एनआरआई बोला जाता है। और एनआरआई बनने के लिए 2 कंडीशन एप्लीकेबल होती है। पहली, आप 180 दिन के लिए देश की सीमाओं से, देश की धरती से बाहर थे। दूसरी, आप धरती से मतलब देश की धरती से जहां पे भी थे, ठीक है, वहां पे आप इंडिया के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं और उस कंट्री के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उन लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उन दोनों लॉ एंड ऑर्डर को फुलफिल करते हुए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए गए थे जो काम कानूनंद है। यानी आप रहते हो मान लो किसी भी ए कंट्री में, आप बी कंट्री में चले गए, 180 दिन से ज्यादा आप वहां रहे, ठीक है, कहां रहे? बी कंट्री में। और वहां पे आपने जो काम किया, यानी किसी जिस काम के लिए आप गए, जिस वर्क के लिए आप गए हो, ठीक है, वो लॉफुल था। वो लॉफुल यहां पे भी था और यहां पे भी था। और ये
पूरे प्रोसेस में आपने ना तो इस कंट्री का कोई कानून तोड़ा और ना ही इस कंट्री का कोई कानून तोड़ा, तो आप हो जाते हो एनआरआई। क्लियर है? यस सर। अभी मान लो दुबई है, ठीक है, दुबई में अगर आज आपको जाना है तो दुबई जाने के लिए आपको 90 डेज का वीजा मिलता है। कितना? 90 टू 180 डेज का ये लोग करते हैं जैसे, ठीक है। अब आप दुबई गए, ठीक है, दुबई जाके आपने मान लो आप दुबई गए, ठीक है, और दुबई जाके आपने क्या कहते हैं 90 डेज का वीजा लिया, उसके बाद उसको ही दोबारा रिन्यू करा लिया, ठीक है, उसी वीजा को आपने रिन्यू करा लिया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, एक मतलब आपने कैसे करा कि पहले आप, एक सेकंड ना गाइस, हाँ, आप पहले दुबई गए, ठीक है, वहां पे आपने 90 डेज का वीजा निकलवाया, ठीक है, 90 डेज के वीजा के बाद आपने उसको रिन्यू करा लिया दोबारा 90 डेज के लिए, ठीक है। कितने दिन हो गए आपको? 90 और 90 180, ठीक है। फिर आपने दोबारा 90 डेज के लिए रिन्यू करा लिया ट्रेवल वीजा, तो क्या आप एनआरआई हो जाओगे? हाँ, यस क्योंकि हम सर। तो वही है ना। ट्रेवल वीजा का मतलब आप क्या करने गए हो? घूमने। घूमने गए हैं। तो दुनिया के कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि घूमना कोई काम है? कोई काम नहीं है। आप अपनी गली मोहल्ले में कमेंट मारते हुए देखते हो अरे ये तो घूमता रहता है, इस पे कोई काम नहीं है। तो जब आप पे काम ही नहीं है तो आप एनआरआई क्यों हो फिर? एक बच्चा तो 3 जाएंगे साल की तभी पढ़ाई एनआरआई करने होगा। जाता है, एक बच्चा 3 साल की पढ़ाई करने जाता है लंदन, हम्म। अब वो एनआरआई है कि नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं वो तो है। पढ़ाई करने गया है ना, पढ़ाई तो करने गया स्टूडेंट हुआ है। है। हाँ, यानी जब भी आप देखो, आप दो ही कंडीशन में एनआरआई बन सकते हो, या तो आप दूसरे देश की नागरिकता लेके चले जाओ, या तो आप दूसरे देश की नागरिकता ले लो, ठीक है, ठीक है, या फिर आप किसी पर्पस के लिए आप दूसरी कंट्री में हो, जैसे आप यहां से गए वर्किंग वीजा पे, ठीक है, यहां से आप गए वर्किंग वीजा पे, ठीक है, आप वहां गए, या फिर आप यहां से गए इंडिया से वहां पे क्या कहते हैं दूसरी कंट्री में आप स्टूडेंट वीजा पे गए, वहां पे जाके आपने अपना वीजा कन्वर्ट करा लिया, अब आपने बनवा लिया वहां पे वर्किंग वीजा कि आप वहां जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जहां आपका कोई काम आ जाता है वैसे ही आप एनआरआई स्टेटस पे आ जाते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अगर कोई भी एनआरआई है, कोई भी माइनर है, और तीसरा है पीआईओ। पीआईओ वो होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी मान लो आप विदेश गए, पहले आप स्टूडेंट वीजा पे गए, तब तक आप एनआरआई नहीं थे, फिर आपने स्टूडेंट के थ्रू वहां पढ़ाई करी, उसके बाद आपको वहां पे जॉब मिल गई, आप हो गए एनआरआई। एनआरआई होने के बाद आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद अब आप एनआरआई हो। अब एनआरआई आदमी के पास पासपोर्ट यहाँ का होगा कि वहां का होगा? वहाँ का का होगा। होगा ना, क्यों जहाँ होगा वो वहां रह का? रहा है अभी। सिटीजन तो इंडिया के ही हो आप, काम करने गए हो वहां, घर बसाने थोड़ी गए हो। शादी कर लिया फिर भी नहीं मिलेगा सर पासपोर्ट? शादी तो बात की बात है, अभी तो जॉब पे था, तो कहाँ घर बसाने पे पड़ा हुआ है अभी? अभी अच्छा, तो जॉब नौकरी पे तो लगी नहीं है होगा। आदमी की। मैं जब तक शादी के आप बाद बताया जॉब कर सर। रहे हो, जब तक आप बिजनेस कर रहे हो, जब तक आप एनआरआई हो, तब तक आपके पास इंडिया का पासपोर्ट रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन। आप हो इंडियन ही, पर आप इंडिया में रहते नहीं हो, बस हो आप इंडियन ही। जब तक आप एनआरआई हो तब तक आप इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। अब आपने क्या करा, वहां यस पे सर। किसी विदेशी महिला से कर ली शादी,
या सुबोध पूरा खुश हो गया था कि भाई बाहर पहुंच गया, शादी भी हो गई, मैडम से गोरी मैम मिलेंगी, ठीक है। अब वहां हो गई शादी, जैसे ही वहां पे सुबोध शादी यस कर सर। लेगा तो वहां पे उसको मिल जाएगा वहां का सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड। जब वहां का ग्रीन कार्ड सुबोध को मिलेगा तब वहां का पासपोर्ट मिलेगा, उसके एवज में आपको ये वाला इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, और तब आप बन जाते हो पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि अब आप इंडियन सिटीजन नहीं रहे। सेकंड, अगर कोई एनआरआई है, मान लो कोई एनआरआई है, हस्बैंड वाइफ दोनों यहां से इंडिया से गए, ठीक है, और या इंडिया बाहर जाके दो एनआरआई ने आपस में शादी कर ली, अब वो एनआरआई है तो उन दोनों के पास तो इंडियन पासपोर्ट होगा, बट मान लो शादी के बाद उनको वहां बच्चा हो जाएगा, तो अब उसके पास किसका पासपोर्ट होगा? दोनों का ही नहीं, माँ बाप का जो रहेगा वही तो बच्चे का रहेगा ना। क्यों, बच्चा कहाँ पैदा हुआ? बच्चा पैदा हुआ बट वो है तो इंडियन का ही ना। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता माँ मैम, बाप तो इंडियन है ना। कानून कानून इस चीज पे चलता है, कानून इस पे चलता है कि आपने वो चीज करी कहाँ है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, गल्फ में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं, गल्फ में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां कानून है कि चोरी करो तो हाथ काट दो। अब अगर एक इंडिया नहीं। का आदमी, सुनो तो सही, एक इंडिया का आदमी दुबई गया या किसी गल्फ कंट्री में गया और उसने वहां पे चोरी करी, हम्म। उसने वहां पे सजा चोरी उस करी, हाँ उसको तो उसको सजा मिलेगी कि उस नहीं मिलेगी? मिलेगी, बट वो वहां मिलेगी ना हाथ कि कटेगा यहाँ सर। मिलेगी। नहीं नहीं, हाथ समझो कटेगा समझो, वो। नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट। एक एक करके समझ, एक एक करके समझते हैं। समझो, पहली चीज, यहाँ का सिटीजन है, हम्म। गल्फ कंट्री में हम्म। गया, उसने वहां पे उस पर चोरी का इल्जाम लग गया, अब वो लोग उसे हम्म। अपने कानून के हिसाब से सजा देंगे कि नहीं देंगे? हाँ। देंगे सर। देंगे, बट हाँ। ये तो एक जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, वैसे तो रियल में देखा जाए तो नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कानून आ जाते हैं, इंटरपोल आ जाती है, बट अभी हम एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं बस। तो एथिकली देखा जाए तो वहां पे उसको सजा मिलेगी। दूसरी चीज, अब आपने बोला कि बच्चा तो एनआरआई का है ना, तो वो बच्चा भले हाँ। एनआरआई का है, ठीक है, बट हाँ। जो बच्चा हाँ। जहां पे भी पैदा होता है, जिस टेरिटरी में पैदा होता है, उसके मानव अधिकार बाय डिफॉल्ट उससे जुड़ जाते हैं, वो वहां का हाँ। नागरिक हो जाता है, हाँ। क्योंकि वो वहां पैदा हाँ, हुआ बाय है, बर्थ तो मिलता ही है। ठीक है। बाय तो बर्थ बाई तो बर्थ मिलता इसलिए ही मिलता है है। तो उसको 1 मिनट तो उसके हाँ, पास फिर डबल सिटीजनशिप होगी, मतलब एक मतलब नागरिकता जो है इंडिया नहीं का नहीं होगा नहीं, प्लस उसपे दो अमेरिका नागरिकता डबल। नहीं होगी, वही मैं बता रहा हूँ, उसपे नागरिकता एक ही रहेगी, भारत में डबल ठीक नागरिकता है। है ही नहीं। ब्रिटेन ब्रिटेन का वो मान लो ब्रिटेन को जाता है, लंदन में ही होता है, तो वो नागरिक होगा हम्म। लंदन या ब्रिटेन का, बट इंडिया के हम्म। लिए वो पीआईओ होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसलिए रूल ऐसा बनाया गया कि लंदन का कोई भी आदमी जिसके माता हम्म। या पिता, जिसके माता या पिता, या पिता इंडियन हो। हाँ, अथवा दादा या दादी इंडियन हो, हाँ, कोई भी तो फैमिली उसे हम मेंबर्स। पीआईओ कंसिडर करते हैं। CIO। हम्म, ओके सर। इसके नाम में ही डेफिनेशन है ना, देखो, एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, है ना, यानी ऐसा इंडियन जो इंडिया में नहीं रहता, ठीक है। पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिसका ओरिजिन तो इंडिया से है, सिर्फ ये उस तरह का पर्सन है, ये इंडियन नहीं है पर इसका ओरिजिन, यानी इसकी जड़ें इंडिया की हैं। जैसे कई बार हम पूछते हैं ना, अब जैसे मैं पूछने लगूं या आप लोग आपस में बात करते हैं ना, आप मान लो कल फर्दर स्टडीज के लिए, जॉब के लिए बाहर जाओगे किसी और सिटी में, अब वहां आपको कोई सिटी का लड़का है, कोई लड़की मिलती है, तो आप पूछते नहीं उससे कि कहाँ से, वो बोलता है कि भाई मैं कानपुर से। नहीं नहीं, गांव कहाँ है तुम्हारा, ऐसे पूछते हैं ना, कि जड़ें कहाँ से है तुम्हारी, तो ऐसे ही यस सर। वो बंदा पीआईओ है। तो किसी के माता अथवा पिता, दादा अथवा दादी अगर इंडियन और इंडियन होते हैं, ठीक है, चाहे वो एनआरआई हो और चाहे वो इंडियन हो, उस केस में वो पीआईओ होगा, ठीक है। और आप एक बार में एक ही देश की नागरिकता रख सकते हो। तो ये तीनों के लिए क्या है, ये तीनों कैटेगरी ध्यान रखना, इनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए सेबी ने,
उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में। समझ में आ रहा है? बाकी सबके समान अधिकार हैं, इनके अधिकार थोड़े अलग हैं, इनके लिए कुछ रूल बनाए हुए हैं। क्लियर है? समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अब आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो एसएआई हम बात कर रहे थे ना, तो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या मिल जाता है हमें? कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड मिल जाता है। ठीक है, यानी इसमें स्पॉन्सर कौन कौन है, एएमसी कौन है, ट्रस्टी कौन है, कस्टोडियन कौन है, आरटीए कौन है, ऑडिटर कौन है, अकाउंटेंट कौन है, कलेक्टिंग बैंकर कौन है, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है ना हमारे, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट, उसमें ये इंफॉर्मेशन होता है, कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में, यूनिट होल्डर के क्या अधिकार हैं, ठीक है, वैल्यूएशन नॉर्म्स क्या है, कि मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यूएशन किस तरह किया जा रहा है, टैक्स और लीगल लायबिलिटीज क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, और इन्वेस्टर का ग्रेवियंस क्या है। ग्रेवियंस मतलब मैंने कल भी बताया था कि अगर किसी इन्वेस्टर को कोई कंप्लेंट रेज करनी हो, ठीक है, रिक्वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लेंट, ठीक है, तो वो ग्रेवियंस में रेज करता है। क्लियर है? यस यानी मान लो आपने रिक्वेस्ट रेज करी कस्टमर केयर के पास कि सर मैंने 3 दिन पहले एक ऑर्डर बुक किया था कि 10,000 रुपए में मेरी ये स्कीम बुक हो जानी चाहिए, ठीक है, और मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि 3 दिन में मेरा स्टॉक मेरे अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी यूनिट्स मेरे अकाउंट में सेटल कर दी जाएंगी। अब सर आज 5 दिन हो चुके हैं, मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ पर यूनिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है मेरे अकाउंट में, तो कस्टमर केयर बोलेगा सर आप मुझे 24 घंटे तो मैं रिजॉल्व करता हूँ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसने फिर कोई रिप्लाई, आपने कॉल करा नहीं रिप्लाई करा, आप देख रहे हो कस्टमर के रिप्लाई नहीं कर रहा है, मेल कर रहे हो नहीं रिप्लाई कर रहा है, फिर आप ग्रेवियंस पे जाते हो, तो अब वो रिक्वेस्ट नहीं है, अब वो कंप्लेंट है कि आपके रिक्वेस्ट का रिजोल्यूशन नहीं हो रहा। क्लियर है? तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होते हैं ना, कंटेंट होते हैं एसएआई का, एसएआई को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से आपको क्या पता चलेगा, तो आप बोलोगे स्कीम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम। और अगर आपको पूछेगा कि एसएआई से आपको क्या पता चलता है, तो इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी जो भी स्कीम रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन एक इन्वेस्टर चाहता है वो सब उसको एसएआई में मिलता है। फिर एक डॉक्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड केआईएम, किम बोलते हैं, ठीक है, इज अ समरी ऑफ एसएआई और एसआईडी एंड एसएआई। यानी किम जो है वो समरी होती है। अगर आप एसएआई और एसआईडी को बिल्कुल समराइज यानी ब्रीफ में पढ़ना चाहते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं आप पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहो, तो आप किम पढ़ लो। किम को बोलते हैं की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। क्या बोलते हैं? की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि इफ द लाइक नेम द डॉक्यूमेंट, ठीक है, हैविंग ऑल द समरी अबाउट एसआईडी एंड एसएआई, तो दैट इज कॉल्ड किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। समझ में आ रहा है? समराइज यानी समरी दे रखी है, ठीक है। यस सर। एज पर सेबी रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी ये पहले तो ये समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। तो अब ये बोलता है, सेबी का एक रेगुलेशन बोलता है कि जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो अकॉम्पेंड होनी चाहिए बाय द किम, यानी उसमें किम होना ही चाहिए। यानी कोई भी जो इंफॉर्मेशन, जैसे समझो एसआईडी और एसएआई एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर को दिए जाते हैं, बट सेबी का ये कहना है कि जो केआईएम डॉक्यूमेंट है, किम डॉक्यूमेंट है, ये हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, यानी जिसको भर के कस्टमर अप्लाई करता है ना, उसके साथ अटैच होनी चाहिए, ताकि कस्टमर समरी तो पढ़ ले कम से कम। हो सकता है कस्टमर एसआईडी एसएआई ना पढ़े, पर फॉर्म भर रहा होगा तो केआईएम तो पढ़ लेगा ना, इसलिए। यस सर। क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी, ठीक है, अकॉम्प्टेड बाय किम, अकॉम्प्टेड बाय एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑप्शन दिया होगा, ठीक है, आपको एसआईडी एसएआई और किम। बच्चे सोचते हैं कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, किम होता है,
ठीक है। फिर कंटेंट ऑफ स्कीम सेम आ जाता है, एएमसी का नाम क्या है, म्यूचुअल फंड का नाम क्या है, ट्रस्टी कौन है, फंड मैनेजर कौन है, स्कीम क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, इशू क्लोजिंग कब कब है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन कहाँ का है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, इसके प्लान्स क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे आपको, बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या बेंचमार्क ले रहे हैं, टॉप 200, टॉप 300, एनएससी बीएससी, इस टाइप से। फिर परफॉर्मेंस कैसी रही है स्कीम की, यानी जब से स्कीम स्टार्ट हुई तब से लेकर अभी तक की क्या परफॉर्मेंस है, एक्सपेंसेस यानी खर्चे क्या क्या हैं स्कीम के, रजिस्ट्रेशन ऑफ इन्वेस्टर ग्रेवियंस कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है या ग्रेवियंस को अप्रोच करना है तो क्या प्रोसेस है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किम के आपको अपडेटेड मिलेगी। क्लियर है? क्लियर है गाइस? यस सर। यस यस सर। सर। इस पे आपको 110% क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। स्कीम अपडेशन डॉक्यूमेंट, ओ सॉरी, अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम हर चीज चेंज होती जा रही है ना, समय अनुसार। अभी समझो, यस सर। आप देखोगे पहले कौन से मोबाइल चलते थे, अब कौन से मोबाइल चल रहे हैं, पहले कैसे टीवी आते थे, अब कैसे टीवी आ रहे हैं। ऐसे डे टू डे बेसिस पे स्कीम भी अपडेट हो रही है। तो यहाँ बेसिकली ये बताया गया कि जो भी स्कीम्स अपडेट होती हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या है, या कोई भी स्कीम कब कब अपडेट की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि इफ अ स्कीम इज लॉन्च इन द फर्स्ट 6 मंथ, यानी जनवरी से लेकर जून के बीच में अगर वो स्कीम लॉन्च हुई है, ध्यान से समझो गाइस, अगर कोई भी स्कीम जनवरी से लेकर जून तक, यानी फाइनेंशियल ईयर, अब अच्छा सॉरी, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है कोई बताना? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल होता है 31 मार्च पे। तो 31 फाइनेंशियल ईयर मार्च। के हिसाब से जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं, ठीक है, उन 6 मंथ में अगर कोई स्कीम लॉन्च होती है, देन फर्स्ट अपडेशन ऑफ एसआईडी, यानी एसआईडी को जो एसआईडी का जो पहला अपडेशन किया जाएगा वो 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा इस? यस सर। यानी मोटा मोटा आप समझो, ठीक है, कि अगर शुरू के 6 महीने में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, तो 3 महीने में उसका एसआईडी अपडेट हो जाना चाहिए। और दूसरा, इफ द स्कीम लॉन्च इन सेकंड, यानी बाद के 6 महीने में हो जाता है, ठीक है, तो तब क्या होता है, उसमें भी 3 महीने का ही ड्यू है, ठीक है, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 2021 जो है, ठीक है, तब तक कंसिडर किया जा सकता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है किसी को? देखो होता कैसे है, मान लो यस सर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल से, अप्रैल से कब जो तक सेकंड चलेगा? वाला 6 मंथ में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, यानी सितंबर। सितंबर तक इसके 6 महीने होते हैं। यस सर। ठीक है, अब ये बोल रहा है अगस्त से सितंबर के बीच में कोई भी स्कीम लॉन्च होती है। अब मान लो सितंबर के बाद 3 महीने कौन से होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर। मतलब दिसंबर तक इसे अपनी स्कीम का एसआईडी अपडेट करना है पहला। अब ये बताओ, यस सर। अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो साल चलेगा, मान लेते हैं यहाँ पे चल रहा है 22वां 2022, तो ये पूरा 2022 में हो जाएगा ना काम। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक साल को गिनते हैं तब एक ही साल चलता है, पर जब हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर गिनते हैं तो उसमें 2 साल आ जाते हैं। जैसे इस साल फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2022 से 23। समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे सेम, मान लो कोई स्कीम बाद के 6 महीने में लॉन्च हुई, तो बाद के 6 महीने क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी, मार्च। अब ऊपर से अगर मार्च तक वो स्कीम अगर लॉन्च हुई तो वो कब तक रिटर्न वो एसआईडी अपडेट कर सकता है? मई,
वो सॉरी अप्रैल, मई और जून। मई जून में। बट अगर यहाँ पे ये स्कीम 22 में लॉन्च हुई है तो ये जून कौन सा हो जाएगा? 2023 साल पड़ जाएगा एक। यस सर। बेटा समझना, दोबारा ध्यान से समझो। मान लो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, सबको पता है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर है। अब मान लो आज 2022 अप्रैल है, यानी फाइनेंशियल ईयर का पहला साल, ठीक है, ओ सॉरी फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है आज, ठीक है। अब समझो ये पहला दिन है, आज कोई स्कीम लॉन्च हुई तो आज से लेकर 6 महीने तक कितने दिन हो जाते हैं? अगस्त, ओ सॉरी अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने हो गए। अब इन 6 महीने के अंदर अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई तो उसका एसआईडी 3 महीने के अंदर अपडेट होना चाहिए, यानी नेक्स्ट 3 महीने कौन से होंगे? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दिसंबर तक अपडेट हो जाने चाहिए। पर क्योंकि 2022 में स्टार्ट हुई थी तो यहाँ पे भी 2022 है और दिसंबर भी 2022 का ही है, ठीक है। बट मान लो कोई स्कीम 2022 में लॉन्च हुई पर सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, अक्टूबर से लेकर अगले साल के मार्च तक, 2022 अक्टूबर से लेकर मार्च 2023 तक कोई स्कीम अगर लॉन्च होती है तो उसका अपडेट जो होगा वो 3 महीने के हिसाब से जून 2023 से पहले पहले हो जाना चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ जो 2020 दिख रहा है और यहाँ 2021 दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें स्कीम लॉन्च की गई है 2020 में। क्लियर है सर? जो अक्टूबर से मार्च तक होगा कोई मंथ हो सकता है, दिसंबर में भी होगा भी तो हो सकता है। जून का तो टैट उसका 6 महीने के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है क्लियर। गाइस? यस सर। ठीक है, इसका ना आप अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहते हो तो मैं आपको इसको इस वे में समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं ना रहे। देखो गाइस, इसको इस वे में समझो। अगर कोई स्कीम लॉन्च होती है फर्स्ट 6 मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ क्या होते हैं? अप्रैल से लेकर कौन से होते हैं 6 महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? फर्स्ट। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2022 हाँ, से 23। 22, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल ईयर 22 जो है ये कब खत्म होगा? फर्स्ट सर। 2023 मार्च में खत्म होगा। समझ रहे हो? क्लियर है गाइस? यस सर। है ना? अब इसमें क्या बोला कि आप सिंपल इस वे में समझो। अगर आप इसको बिल्कुल माइन्यूट वे में समझना है तो आप सिंपल वे में समझो कि जैसे ही स्कीम लॉन्च होगी 6 मंथ के अंदर, है ना, 6 महीने होते ही, है ना, उसके नेक्स्ट 3 महीने जो भी होंगे ना उसमें स्कीम का एसआईडी अपडेट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आया गाइस? कोई भी स्कीम जब लॉन्च होगी, ठीक है, या तो शुरू के 6 महीने में होगी, आप ऐसे समझो, या तो अगस्त से सितंबर के बीच में होगी, या फिर अक्टूबर से मार्च के बीच में होगी।
ठीक है। इसके बाद के जो 3 महीने होंगे, चाहे इसके बाद के चाहे इसके बाद के, उन 3 महीने के अंदर उसका SID अपडेट हो जाना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो जब भी होगा, हाँ, जब भी अपडेट होगा वो जून में ही होगा। जून में नहीं, ये तो एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। नहीं समझ में आ रहा है क्या? किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो मुझे। अरे यार, आप सीधा सीधा समझो ना कि कोई भी इसकी मतलब आप सीधा समझो कि बच्चा पैदा होगा ना, तो 6 महीने के बाद जो आने वाले 3 महीने उसमें उसका नामकरण करना है। क्या मुश्किल लग रही है इसमें समझने में आपको? जब भी बच्चा पैदा होगा, क्या तो शुरू के 6 महीने में होगा या बाद के 6 महीने में होगा? यस सर। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। उसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो चाहे वो शुरू के 6 महीने में हो चाहे आखिरी के 6 महीने में हो। जैसे ही वो 6 महीने खत्म होंगे, उसके बाद के जो 3 महीने होंगे, उन 3 महीने के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिवली उसका जो SID है वो अपडेट हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि स्कीम लॉन्च होती है, तो जब स्कीम लॉन्च होगी तब से लेकर 6 महीने में कुछ तो पैसा इकट्ठा हुआ होगा, उसमें कुछ तो सेल हुई होगी, कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा उसका। यस सर। तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी कस्टमर्स को? जो नए कस्टमर आएंगे उनको कैसे पता चलेगा? SID अपडेट से। एक कस्टमर तो तब इन्वेस्ट कर रहा है जब लॉन्च हुई, एक कस्टमर 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ, तो उसको इसलिए अपडेट ये करना अपडेट पड़ेगा। होता है। दूसरा, यस सर। यहीं पे SAI जो है वो हर 3 महीने में अपडेट होता है, चाहे कभी लॉन्च हो, चाहे कभी भी लॉन्च हो स्कीम। जैसे ही तीसरा महीना आएगा, यानी आज स्कीम लॉन्च हुई, ठीक है, आज से तीसरे महीने के अंदर अंदर उसका SAI अपडेट होके आ जाएगा। क्लियर है? और किम जो है साल में एक बार अपडेट होता है बस। समझ में आया? KIN जो डॉक्यूमेंट है ना, जो मैंने आपको बोला था समरी है, जो हमेशा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ रहता है, आप इसको ऐसे समझ लो सारा। देखो, ये दोनों एक ही चीज के पार्ट है। ये बोल रहे हैं 6 महीने फर्स्ट या 6 महीने सेकंड, ठीक है। ये पहले 6 महीने का पूरा एक बफर बनाते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर जितनी भी स्कीम लॉन्च हुई, चाहे पहले महीने में भी चाहे छठे महीने में भी, जब ये छठा महीना खत्म होगा तो इसके बाद के 3 महीने के अंदर उसका हो जाना चाहिए। ये बोल रहा है कि उसके बाद के 6 महीने में भी हुआ तो भी 6 महीने खत्म होने के बाद के जो 3 महीने हैं उसमें हो जाना चाहिए। ऐसे है, कह रहा भाई साहब मुझे इससे मतलब ही नहीं मैं लॉन्च कब हुआ हूं, मैं जिस दिन लॉन्च होऊंगा उसके एवरी 3 मंथ के बाद मैं अपडेट हो जाऊंगा। अपडेट भी कहाँ हुआ है? एमफी की वेबसाइट पे, ठीक है। किम कहता है मैं कब अपडेट होऊंगा? किम को बोलते हैं भाई साहब आप तो साल में एक बार ही अपडेट होगे, बस लॉन्च आप कभी भी हो साल में एक बार अपडेट किया जाएगा आपको। समझ में आया? समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। सर SID का जो 6 मंथ के बाद 3 मंथ में हो रहा है, तो वो 3 मंथ में कभी भी या लास्ट का 3rd मंथ ही? कभी भी करना है, वो 3 महीने के अंदर अंदर करना है बस। यस सर, ठीक है सर। यानी कोई ओके पॉलिसी सर। कोई स्कीम लॉन्च होती है 1 अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। कोई स्कीम यस लॉन्च सर। होती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक, तो उसका मार्च के बाद अप्रैल अप्रैल मई मई जून, जून उनमें से यस किसी सर, भी महीने में अपडेट हो जाना चाहिए। में अपडेट हो जाना चाहिए। यस सर। अब आ जाते हैं
किसी भी जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, यानी जब आप स्कीम लॉन्च करोगे तो कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो आपको कस्टमर को बतानी है। तो इसमें पहला आ जाता है करंट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको पता करना है कि किसी की करंट वैल्यू क्या है तो क्या करोगे, यूनिट बैलेंस इनटू करंट एनएवी, यानी मान लो उसके पास आज की डेट में 150 यूनिट है, ठीक है, और करंट एनएवी चल रही है 15 रुपए की, तो मुझे बताओ कितना होता है उसका करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, कितनी हो गई उसकी? 2250। 150 इंटू 1500 करते हैं तो कितने 2250 आते हैं। 15 का 225, एक जीरो। ठीक है, तो ये इसका मान लेते हैं कि ये इसकी आज की करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गई। फिर डिस्क्लोजर ऑफ डेली एनएवी। डिस्क्लोजर ऑफ डेली एनएवी का मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम द एनएवी इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल बिजनेस डेज while closed ended NAVs the NAV is calculated at the least once in a week। देखो, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड में जो एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू होती है, यानी कोई भी यूनिट है उसकी नेट एसेट वैल्यू क्या है, वो डेली वर्किंग डेज जो होते हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, यानी डेली बेस पे चेंज होती रहती है। बट जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं उनकी जो एनएवी होती है वो हफ्ते में एक बार ही कैलकुलेट की जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो क्लोज एंडेड है, अपने को पता है इसको पैसा कब देना है। ओपन एंडेड वाला कभी भी पैसा ले जा सकता है, तो उसका रेडी भाव होना चाहिए आपके पास। समझ में आ रहा है? यस सर। इसमें कैसा है, ठीक है, आप ऐसा समझो कि आपके पास दो दुकानें हैं, ठीक है, एक दुकान ऐसी है जो हफ्ते में एक बार खुलती है और एक दुकान ऐसी है जो डेली खुलती है, ठीक है। तो जो डेली दुकान खुलेगी वहां पे भाव ऊपर नीचे होने के ज्यादा चांस है, जो हफ्ते में एक बार खुलेगी वहां भाव नीचे होने के ऊपर नीचे होने के ज्यादा चांस है। जो डेली खुलेगा, क्योंकि डेली खुलेगा, डेली स्टॉक खरीदा जाएगा, डेली माल ऊपर नीचे होगा, डिमांड ऊपर नीचे होगी, भाव ऊपर नीचे होगा। यस सर। तो जो क्लोज एंडेड है वो वीक में एक बार खुलता है, तो इसीलिए अगर आप क्लोज एंडेड फंड भी खरीदोगे ना तो उनकी जो डेट ऑफ विड्रॉल होती है ना वो वीक में एक दिन फिक्स होती है, तो उसी दिन का भाव लिया जाता है, तो पूरे हफ्ते का कोई भी भाव ले लेगा, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर का मतलब जो भी आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, यानी जो भी स्टॉक्स आपने परचेज किए हैं, जैसे आपने किसी एएमसी मतलब किसी स्कीम में परचेजिंग इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसकी जो एएमसी है वो हाफ ईयरली बेसिस पे सभी कस्टमर्स को, ठीक है, विद इन 10 डेज के अंदर, ठीक है, आपको वाया मेल भेजेगी। मतलब क्या है कहने का कि जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 6 महीने का टोटल पोर्टफोलियो का डिटेल कि 6 महीने में क्या क्या हुआ है, ठीक है, आपको हर 6 महीने में भेजा जाएगा। जैसे आज 6 महीने खत्म हुए तो आज जैसे ही 6 महीने, जैसे आप समझो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर में आपका पहला आधा साल खत्म होता है, तो अक्टूबर 10 तारीख से पहले पहले आपके पास मेल आ जाएगा। कब तक? अक्टूबर 10 तारीख से पहले पहले। वही दूसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च, तो कब तक आ जाएगा आपके पास स्टेटमेंट ईमेल के थ्रू? 10 अप्रैल। अप्रैल। क्लियर है? यस सर। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर का मतलब हुआ कि जितना भी जैसे लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि the mutual fund shall be before the expiry of 1 month from the close of each half year like March 31st and September 30। ये अपने दो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग्स होते हैं ना, हाफ ईयरली क्लोजिंग्स होती हैं हमारी। shall be displayed unaudited financial result on AMC वेबसाइट, ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड को क्या करना पड़ेगा कि जो भी इनकी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, जो भी अकाउंटेंसी होती है हाफ ईयरली की, ठीक है, जो ये डेट्स दी हुई है, ठीक है, इस पे इसको मैंडेटरी अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है, ठीक है। यानी मान लो कि फाइनेंशियल ईयर जो क्लोज हो रहा है उसके क्लोज होने से 1 महीना पहले तक एक टेम्परेरी टाइप की फाइल बना के, अकाउंट्स की फाइल बना के
डिस्प्ले हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी 6 महीने का Yes, हिसाब sir. वेबसाइट में अपलोड हो जाना चाहिए एक महीने पहले। यानी 6 महीने खत्म हो रहे हैं सितंबर में, तो सितंबर खत्म होने से पहले 1 महीना पहले कौन सा आता है? अगस्त। अगस्त में अपलोड हो जाना चाहिए। ऐसे ही दूसरा 6 महीना आएगा 31 मार्च को, तो उसका 1 महीना पहले फरवरी में हो जाना 28 चाहिए। फरवरी 28 फरवरी तक हो जाना चाहिए। यस सर। डिस्क्लोजर ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो डेली बेसिस पे एएमसी की वेबसाइट पे अपडेट होना चाहिए। यानी आपको क्वेश्चन आ गया कि टोटल एक्सपेंस रेशियो जो भी है वो वेबसाइट पे कब अपडेट होता है? वो डेली बेस पे होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ये इसलिए किया जाता है कि कोई बड़ा लॉस अगर हो तो कस्टमर्स को पता चल जाए, कंपनी को कोई, क्योंकि टोटल एक्सपेंस देखा जाता है ना, तो अगर टोटल लेवल पे कोई बहुत बड़ा चेंजेस आया है तो कस्टमर को पता चल जाए। फिर क्या लिखा है? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट कब बनेगी? जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जैसे अप्रैल में स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को खत्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद के जो 4 महीने हैं उनसे पहले पहले आ जानी चाहिए। तो मार्च के बाद के 4 महीने कौन से हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यानी जुलाई से पहले पहले एनुअल रिपोर्ट हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी चीजें उन्होंने दी है कि कौन सी रिपोर्ट कब आ जानी चाहिए, कौन सी रिपोर्ट कब आ जानी चाहिए। अब फंड फैक्ट शीट, ये फंड फैक्ट शीट बेसिकली क्या होती है? ठीक है, अब ये नॉन मैंडेटरी डिस्क्लोजर है कि ये मैंडेटरी नहीं, आप दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहो नहीं भी दिखाओ। ठीक है, तो फंड फैक्ट शीट जो होती है, इट इज नॉट अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू पब्लिश मंथली फंड फैक्ट शीट, इट इज अ मार्केट प्रैक्टिस टू फॉलो बाय फंड हाउसेस। यानी जो फंड फैक्ट शीट जो है, जो फंड फैक्ट शीट है, एक सेकंड, यस, सॉरी, तो इसमें क्या है कि जो फंड फैक्ट शीट है वो मंथली बेस पे अपडेट करनी चाहिए। ये कोई मार्केट की रेगुलेटरी नहीं है, बट जो फंड हाउस हैं वो ये प्रैक्टिस रखते हैं। तो फंड फैक्ट शीट में क्या होता है कि जो भी आपके फंड इन्वेस्टेड होते हैं ना, उनकी जो मंथली एक्टिविटी होती है, यानी कौन से फंड ने क्या ग्रोथ करी, कौन से फंड ने क्या ग्रोथ करी, स्कीम में कौन से सेक्टर ने क्या ग्रोथ करी, वो सब आपको मंथली बेस पे वेबसाइट्स पे मिलेगा, म्यूचुअल फंड की एएमसी की वेबसाइट पे मिलेगा, बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है? मिलेगा मंथली आपको, पर एक फंड हाउस की प्रैक्टिस होती है। क्लियर है भाई? हाँ ना बोलो। यस सर। अब द फंड फैक्ट शीट कंटेन the fund fact sheet contain the basic information of scheme, ठीक है, as इंसेप्शन डेट, ये आपको दिख नहीं रहा है, इंसेप्शन लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, समझो, इंसेप्शन डेट, AUM, करंट एनईवी, बेंचमार्क, ठीक है, फिर पिक्चोरियल डिसेप्शन, ठीक है, फंड स्टाइल, मैनेजिंग ऑफ फंड, सेक्टर वाइज एलोकेशन, मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, द प्लान एंड ऑप्शंस अवेलेबल इन द स्कीम, लोड्स एंड एक्सपेंसेस, रिस्क मेजर। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको शुरू में भी पता होती है, और यही फंड फैक्ट शीट जो होती है उसमें अपडेट होती है मंथली बेसिस पे। आपको, आप अपने किसी भी SIP में या किसी भी आपने स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आप मंथली बेसिस पे आप अपनी स्कीम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। आपको चेक करना है कि आपकी स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आप फंड फैक्ट शीट को चेक करोगे। किसी को इसमें डाउट? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप अपनी स्कीम की मंथली परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हो तो कहाँ चेक करोगे? तो आप फंड फैक्ट शीट में करोगे। ये आपको कब अपडेट मिलती है? मंथली मिलती है, पर ये कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो आप इसके लिए रिक्वेस्ट रेज करके मंगवा भी सकते हो। तो क्योंकि क्या होता है कि कई बार कस्टमर मंगवाते, तो इसीलिए क्या करा फंड हाउसेस ने इसको प्रैक्टिस कर दिया कि आप दिखाओ इसको। ठीक है, अब जैसे ये है, ये एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने कि अगर आपको दिखाई दे रहा है,
एसबीआई ब्लू चिप का जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, ये दिख रहा है गाइस? यस सर। यस सर, सो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो है ना, इसका पूरा का पूरा इस तरह का परफॉर्मेंस होता है। तो जैसे आपके जो भी आपने इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लो किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसमें, उसका इन्वेस्टमेंट है एसबीआई, किसी आदमी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एसबीआई, ठीक है, ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में, ठीक है। तो ये उसके इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है ना, यस सर। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि ये इसकी कौन सी कैटेगरी आती है, ठीक है, क्या इसका बेंचमार्क है, फंड का बेंचमार्क क्या है, ठीक है, इसकी रेटिंग्स क्या है, मैंने बताया था ना कि रेटिंग्स मिलती है फंड को, तो रेटिंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, परफॉर्मेंस कैसे चल रही है इसकी, 2016 में कैसी थी, 17 में कैसी, 18 में कैसे, 19 में कैसे, 20 में कैसे, 2021 में कैसे, फिर ट्रेडिंग रिटर्न्स कैसे हैं, 3 महीने में क्या रिटर्न दिया है, 6 महीने में क्या रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया, 3 साल में कितना रिटर्न दिया, 5 साल में कितना रिटर्न दिया, रिस्क मेजर क्या रहे हैं इसके, ठीक है। उसके बाद ये इसके पोर्टफोलियो की डिटेल, तो देखो पोर्टफोलियो डिटेल ऐसे होती है, स्टॉक्स में कितना पैसा डाला है, 99%, दिख रहा है कितना डाला है, 99, दिख रहा है किसी को? 99%। बॉन्ड्स में कितना डाला है, 0। कैश का मतलब क्या है, कैश। 0.55, कैश का मतलब क्या हुआ, कैश का मतलब यहाँ हार्ड कैश नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है लिक्विड फंड्स, ठीक है, और अदर्स में 0। फिर यहां से इसका पिक्चोरियल जो मैंने आपको बताया था उस टाइप से, फिर ये इसके सब मार्केट कैप, यानी कैप के वाइज कि मार्केट कैप कौन सा है, यानी स्मॉल कैप में कौन सा है, ठीक है, लार्ज कैप में कौन सा है, तो दे रखा ना जेंट, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, यानी जेंट में इसने 43 करा हुआ है, ठीक है, लार्ज कैप में इसने 43 करा है, मीडियम कैप में 12 करा है, स्मॉल कैप में इतना करा है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं आपको। फिर ये टॉप होल्डिंग, यानी कौन कौन सी कंपनी होल्ड कर रखी है, तो दिख रहा हो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल, ठीक है, आईटीसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। सही में बोल रहा हूँ गाइस? आप सोचो, आज से पहले आप लोगों ने या आपके घर में किसी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे एफडी आरडी करा होगा, पर आप सोचो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। आज आप अगर अपना एक पैसा इन्वेस्ट करो और उसकी एक रिपोर्ट ये निकाल के देखो एक बार, मैं कहता हूं कि आप कुछ भी मत करो, भले 100 रुपए का एक म्यूचुअल फंड का स्कीम लो, और जब वो स्कीम आप पूरा स्टडी करके परचेज करो ना 100 रुपए को, तब अगर आप उसके इस तरीके से जब पूरे महीने का उसका देखते हो ना परफॉर्मेंस, तो एक इतना अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ यार हमने एक रिसर्च करके ऐसी जगह पैसा लगाया। अब आप सोचो कि आप इंडिया की टॉप क्लास कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचसीएल, ठीक है, हाउसिंग डिफेंस, आईटीसी। अगर आप सिंगल शेयर लेने चाहते हैं 100 रुपए में, इसमें से किसी कंपनी का ना मिलता आपको, ये 500 रुपए का अगर आप लेना चाहते हो, जैसे हम लोग अगर मान लो स्क्रिप्ट लेते हैं 500 रुपीज की, तो इनमें से कोई शेयर आप 500 में नहीं ले सकते, बट हाँ 500 रुपए की वजह से अगर आप 500 रुपए ब्लू चिप फंड में डाल देते हो इसमें, ठीक है, तो आप इस सभी कंपनियों के कहीं ना कहीं इन्वेस्टर बन गए, भले 500 रुपए के। समझ में आ रही है बात गाइस? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब आया था एमसीक्यू टाइम। चलो बताओ, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, विच डॉक्यूमेंट डज नॉट लाइन रेफर्स टू, यानी जिस डॉक्यूमेंट के लिए बारे में बोला जा रहा है, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, तो इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है? SID, ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द AMC, सेकंड ट्रस्ट डीड, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तीसरा SAI एंड फंड फैक्ट शीट, या चौथा SID
एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी जो आप म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट देखते हो, जो भी आपको एड्स आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, या जहां से भी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलता है, वहां पे बोलते हैं ना कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर योर इन्वेस्टमेंट। तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसके बारे में बात की जा रही है? कौन सा डॉक्यूमेंट कस्टमर को डी, पहले पढ़ लेना चाहिए? ऑप्शन डी। और कोई आंसर? सर ऑप्शन डी होगा, स्टैंडर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, SID। 1 मिनट। ऑडिट बैलेंस शीट, नहीं SID, डी होगा। ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो SID और बेसिक, SI है। हाँ, जो बेसिक डॉक्यूमेंट आप जिसको पढ़ते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले, वो है SID एंड SAI। यहाँ पे क्या हुआ, आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन पूरा लिख दिया। बाकी अगर यहाँ पे SID एंड SAI लिखा होता तो आपको एकदम से याद आ जाता। तो हो सकता यस है फुल सर। फॉर्म भी लिख सकते हैं, हो सकता है शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये दो डॉक्यूमेंट ओके है सर। जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जो इन्वेस्टर्स को पढ़ लेने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू SID एंड SAI। यानी SID और SAI के बारे में इनमें से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन पढ़ो खुद से अब। पहली चीज वो बोल रहा है कि these two documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Fund in India, that is called AMFI, ठीक है, as a part of AMFI's code of conduct। यानी ये दोनों जो चीजें हैं, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं, ये डॉक्यूमेंट जो बनाए जाते हैं, ये AMFI का एक निर्धारित यानी पहले से दिया गया, ठीक है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उस फॉर्मेट के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे आपका रिज्यूम होता है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है ना, तो वैसी SID और SAI का एक फॉर्मेट है जो डिसाइड करा है एमफी ने, और ये एमफी के कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से हर बार रेडी होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन वो बोल रहा है, these two documents are prepared in the format prescribed by Association of Mutual Fund in India, यानी सेम एमफी, as a part of एमफी's बेस्ट प्रैक्टिस सर्कुलर। यानी पहला तो हो गया एमफी's कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से मैंडेटरी है, इसी हिसाब से बनाना चाहिए, या दूसरा जो ये बनाया जा रहा है, जो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में बनाया जा रहा है, वो फॉर्मेट क्या है, एमफी बेस्ट प्रैक्टिस सर्कुलर है, या तीसरा, these two documents are prepared in the format prescribed by Security and Exchange Board of India। यानी ये जो दोनों डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं वो सेबी के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनाए जाते हैं, या चौथा, each asset management company is free to prepare these document in their own desire। यानी जितनी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां हैं वो ये दो डॉक्यूमेंट को अपने हिसाब से बना सकती हैं। इनमें से क्या सही है? सी। एनीबॉडी एल्स? सी, सेबी के द्वारा। बोलो गाइस, बाकी समझे नहीं आया है ना? बोल भी नहीं रहा लोग, कुछ कुछ तो बोल दो, ए सी कुछ भी तो है। डी ही बोल दो, ए ही बोल दो। अभी अंताक्षरी खेलने बैठेंगे ना, सबके मुंह फूटेंगे फिर। बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अमृता जी समझ में आया। तो क्या लग रहा है, क्या बताइए करना कोई। चाहेंगे आप? देखिए आप अभी 25,000 रुपए जीत रही हैं, आप खेल छोड़ के जा सकती है। स्मिता है ये तो। लगाइए कोई पे ऑप्शन लॉक कीजिए। लगाएंगे तभी ना क्लियर सर होगा। डी। क्या सर डी? डी। डी, चलो ओके, ठीक है। कोई ये भी बोल दो। सी,
सीधा सा है, मैंने आपको पहले से ही बताया था, 2 दिनों से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो भी काम एएमसी करती है, ठीक है, वो सारा का सारा काम निर्धारित करती है सेबी, ठीक यस है। सर। एमफी जो है ना, एमफी सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनीज का ग्रुप है और कुछ नहीं, वो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, वो एक यूनियन है बस म्यूचुअल फंड कंपनीज की। बाकी जैसे लेबर का हेड जो भी होता है रूल्स एंड बस हेड रेगुलेशंस होगा। फॉलो होंगे वो एज पर सेबी गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। एमफी की वेबसाइट पे सिर्फ डिटेल अपडेट की जाती है क्योंकि वो यूनियन का पार्ट है, ठीक है। वो कुछ चेंज नहीं कर सकते, ठीक है सर। हाँ, फिर हाउ ऑफन द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यानी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो है, इसको किस मतलब किस तरीके से, यानी जो उसको अपडेट किया जाता यस सर, है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मुझे पता है सर। 1 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, कम से कम साल में एक बार, ठीक है। और कोई इश्यू ही नहीं है, जब भी अपडेट करना तब कर दो। बताओ पहले ये लोग बोल लेने एआईएम को हम कब अब अपडेट करेंगे? महीने में, 3 महीने मुझे में? पता है सर। हाँ, तुम रुको, अभी रुको। अभी अभी पढ़ाए सर। स्मिता जी मारिए, कोई लॉक कीजिए कोई ऑप्शन। अमृता, किम जो डॉक्यूमेंट है वो महीने में एक बार 60 अपडेट सर। होता है, 6 महीने में एक बार होता है, कि साल भर में एक बार होता है, या कभी भी कर दो, या करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता? सर 6 6 मंथ महीने में एक बार सर। जिंदगी में एक बार कौन बोला भाई? 6 महीने सर, 6 मंथ बी। अच्छा, 6 मंथ बोले। और कौन? सर मेरा क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं अभी ऑफ करूंगी, मुझे निकलना है। हाँ, कोई बात नहीं, इसका आंसर दो, निकल जाओ। सर बी आंसर दिया ना मैंने। बेटा मैंने सिंपल बोला था, ध्यान रख लो, आप एग्जिट मार रहे हो कर लो, पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखो। एसआईडी जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वो 6 महीने के अंदर अंदर अगर लॉन्च होता है, या शुरू के 6 महीने या आखिरी के 6 महीने में, तो वो 6 महीने के गैप के बाद के 3 महीने में अपडेट हो जाना चाहिए। एसआई जब भी लॉन्च होगा उसके तीसरे महीने आते ही वो अपडेट होगा। केआईएम जो है वो साल में एक बार अपडेट हो जाना चाहिए, ये होगा। ठीक है। तो इसका आंसर जो है वंस इन अ ईयर, ठीक है। ओके सर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एज पर द सेबी गाइडलाइंस हाउ ऑफन द म्यूचुअल फंड स्कीम पोर्टफोलियो टू बी अपडेटेड, यानी जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो कैसे अपडेट हो जाना चाहिए। तो मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली, या नेवर? हाफ ईयरली पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, जी ठीक है। तो जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है वो 6 महीने में अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, एज पर सेबी गाइडलाइंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट यानी कानूनी दस्तावेज नहीं है। तो फंड फैक्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, या केआईएम। चौथा फंड फैक्ट शीट। इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन सा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है? इन चारों में से फंड फैक्ट शीट, स्टेटमेंट, स्कीम, और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसमें तो दो दो लग रहे हैं सर हमको। ये भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, लेकिन क्या चूज करें? बोलो बोलो, देखो देखो, एक क्या करें? सिंपल सा है। फर्स्ट फंड फैक्ट शीट के बारे में मैंने आपको एक क्लियर चीज अभी के भी बताई थी। फंड फैक्ट यही शीट होगा सर। कोई कंपलसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं, इसके वो लिए मांगेगा हाउस तभी की ना। प्रैक्टिस है। ये डिबेट हाउस जो होते हैं ना, इनकी एक प्रैक्टिस है कि इसे मंथली अपडेट करना चाहिए, ये करना करते चाहिए। हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है। कंपल्सरी। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो हर 3 महीने में अपडेट होती है। एसआई Yes, डी sir. मैंने आपको बोला 6 महीने के ग्रुप में खत्म होने के बाद नेक्स्ट 3 महीने में अपडेट होती है। और की इंफॉर्मेशन एवरी ईयर एक बार होती है। तो ये तीनों अच्छा सर, ये सिर्फ अपडेट से था। ये जो है कंपलसरी नहीं है, ये सर ये है। ठीक है।
वो सर वो कस्टमर वाला दिमाग में आ गया कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी नहीं है। हाँ नहीं वो नहीं, ये कंपलसरी है। देखो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई वाला है, एसआईडी yes, sir. छापो, एसआईडी छापो, छापनी पड़ेगी, कस्टमर पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। फिर गवर्नमेंट बोल रही एसएआई भी छापो, कस्टमर पढ़े नहीं पढ़े। फिर बोलती है गवर्नमेंट किम छापो, KIM छापो, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ जोड़ो, कस्टमर पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। बट जो फंड फैक्ट शीट है, जो फंड हाउस हैं जिन्होंने एमफी बनाया है, जितने भी म्यूचुअल फंड के जितने भी यूनियन होल्डर हैं, एमफी जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आपस में एक मतलब अपना आपस में एक डिसीजन लिया कि हम लोग फंड फैक्ट शीट एवरी मंथ इशू करेंगे। तो उन्होंने अपने कस्टमर के बेनिफिट के लिए डिसीजन लिया। अब करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हैं हम कैसे, यूनिट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर अकाउंट मल्टीप्लाई करते करंट एनएवी से। ये बताओ सही है या गलत है? किसी का इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू हमें निकालना है तो उसके लिए जो उसकी यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके करंट एनएवी से, तो टोटल करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाता है। सही है या गलत है? सही लग रहा है सर। सही होगा ना यार, सीधी सी बात है कि आपको ये पता करना है किसी के पास कितने पैसे भी है। तो ना तुम लोग ना, अभी वो पूछ रहा है कि किसी बच्चे के पास कितने आम है, कैसे पता चलेगा कितने रुपए के आम Yes, है? sir. तो यूनिट बैलेंस यानी आम, नेट करंट एनएवी यानी आम का कितने रुपए का आम है। तो अगर मान लो इसके पास 50 आम Yes, है sir. और 10 रुपए का एक आम है, तो बंदे के पास 500 रुपए के आम हो गए। वही तो पूछ रहा है वो आपसे, तो सही है। सर यहाँ पूरा डिटेल में लिख दिया सर, यूनिट बैलेंस इन द इन्वेस्टर अकाउंट। यही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे। करंट यानी आज की, देखो करंट यानी आज की, इंग्लिश को पढ़ने का तरीका समझो। करंट यानी आज की, वैल्यू यानी उसकी जो आज की वैल्यू है, ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी आज की करंट वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ क्या लिखा है? Yes, sir. यूनिट बैलेंस यानी मेरे पास जो बैलेंस में यूनिट बची हुई है, मान लो पहले मेरे पास 100, ठीक है, तो मेरे पास कितनी यूनिट बची हैं और जो यूनिट बची है आज का भाव क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल करंट वैल्यू आ जाएगा इन्वेस्टमेंट का। तो ये फॉर्मूला सही है। इफ अ स्कीम इज लॉन्च इन सेकेंड 6 मंथ, ध्यान देना, अगर कोई स्कीम पहले 6 महीने में नहीं दूसरे 6 महीने में लॉन्च हुई है, देन द फर्स्ट अपडेशन ऑफ एसआईडी, एसआईडी का फर्स्ट अपडेशन ड्यू कौन से महीने पे, ठीक है, विद इन कौन से महीने के एंड से पहले पहले हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के। यानी मान लो अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई है अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में, तो इसके बाद के कौन से 3 महीने हैं जिसके एंड से पहले पहले इसका एसआईडी बनेगा? अप्रैल मई जून। जून, वेरी गुड। यानी अप्रैल, मई और जून। तो इसमें आखिरी महीना कौन सा है, एंड मंथ कौन सा है? जून। सर उतना डिटेल नहीं लिखना है सर, सिर्फ मंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 मंथ्स, 3 मंथ सिर्फ याद है? पूछ रहा है। वो आपसे क्या Yes, पूछ रहा sir. है, अगले कौन से महीने यानी कितने महीने के अंदर से हो जाना चाहिए। तो मैंने बताया ना, चाहे आखिरी का हो और चाहे पहले का हो, उसके बाद के 3 3 महीने months. याद रखने हैं। तो अगर ये फर्स्ट के बदले यहाँ सॉरी फर्स्ट भी लिखता ना तो भी यहाँ 3 आंसर आता। हाँ, यस सर। ये ट्रिक क्वेश्चन है, क्लियर है? ठीक है गाइस, तो देखो गाइस, Yes, अभी sir. अब आपने एक चीज देखी होगी, पहले हम लोग पढ़ते थे, शुरू में हम पढ़ रहे थे तो हम लोग का ना एक चैप्टर खत्म करने में 2 दिन 3 दिन लग रहे थे। फिर हम लोगों ने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, अब आप देख रहे होगे तो हम 2-2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर रहे थे। आज आपने देखा होगा, कल आपने देखा होगा, कल हमने पूरा एक चैप्टर खत्म किया, आज हमने पूरा एक चैप्टर खत्म किया। अभी समझो कि हमारा ज्यादा टाइम नहीं बचा, मुझे भी मतलब अब पता नहीं आप लोग ये क्लास एंजॉय करते हो नहीं करते, आपकी नॉलेज बढ़ रही नहीं बढ़ रही,
ठीक है, जैसा भी करते आपको हैं लग रहा सर। हो क्लास, बट अब इस स्पीड को मेंटेन रखना आप। यस सर, शुरुआत में थोड़ा बेस नहीं था ना सर, अब तो बेस हो गया। ठीक है, अब तो काफी कुछ सुना सुना से लग रहा है, बस यही है, मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के पास जब भी टाइम मिले ना आप लोग को, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है, मैं देखो हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, मेरे अंदर भी कई सारी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कई सारी कमियां थी, आज भी हैं, जिन्हें मैं सुधार रहा हूँ। तो देखो एक बात ध्यान रखना कि जब हमें अपनी कोई भी प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन करना होता है ना, तो उसके लिए हमें ही एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कई लोगों को इंग्लिश का इशू है, कई लोगों को, वरना मैं बता दे रहा हूँ, अगर यही स्लाइड में आपको सिर्फ स्लाइड वाइज समझाने लगते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा कब का हम लोग कवर कर चुके होते हैं। इसीलिए थोड़ा जो जो एक्चुअल प्रोफेशनल पढ़ने का वे है ना, वो यही है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। शुरू में क्यों मेरे को यस नोटपैड सर। यूज करना पड़ता, बाकी चीजें यूज करनी पड़ती थी, रीजन बीइंग कि हमारा बेस क्लियर नहीं था। तो मैं ये रिक्वेस्ट यस सर, करूंगा कि जब भी आपके पास समय सब लगता नया नया था। है ना, तो एक बार आप जैसे अभी ये पूरा क्लास लिया आपने, इसके बाद जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ उसको एक बार आप देख लो, तो आपको 110% पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। और इसके बाद कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। तो अभी किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी अपने एग्जिट करते हैं। हम तो क्लियर है सर गाइस, यहीं पे 70% कवर कर देते हैं। है ना। हाँ तो यस बस सर, अब सब क्लियर है। हो गया कवर तो हो गया, 5th चैप्टर हो गया, इसके बाद कोई इतना वो नहीं है। बस अब इसके बाद पता क्या है नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है, अब हमें बस ये पढ़ना है कि जो स्कीम्स क्रिएट होती है ना, तो किस स्कीम को क्या बोलते हैं, किस स्कीम को क्या बोलते हैं, कोई स्कीम कैसे क्रिएट होती है, बस अब वो बचा है हमारा। बाकी हमने क्या इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे होता है, क्या कंपनी में कौन क्या करता है क्या नहीं करता, आज हमने ये भी पढ़ लिया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, अप्लाई कैसे होता है ना, आपको स्टेटमेंट कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, है ना, ये फंड फैक्ट शीट आपको कब मिलेगी, ये सब पढ़ लिया है हमने, ठीक है। यस चलिए सर। गाइस, किसी को कोई डाउट नहीं हो तो एग्जिट करें। अनुपमा, आर यू ओके? सर उनका तो आज माइक ही अनम्यूट नहीं हो रहा है, अनुपमा इसलिए सारी नहीं बोल अटेंडेंस रहे लगा हैं। के चली गई है मेरे ख्याल से। ये लोग रीना बोलते मैम, भी नहीं, पता थोड़ी चलेगा डाउट है कि नहीं है। रीना मैम, चलो कोई नहीं, ओके सुबोध, ठीक है, चलो बाय ओके गाइस, सर, थैंक यू फॉर थैंक यू टाइम। सर, थैंक यू सर, बाय सर।